अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आरज़ू कासमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज पॉइंट ऑफ व्यू के जो नया एडिशन है या जो नया एपिसोड है आप ये कह सकते हैं, उसमें हमें जी जॉइन किया है सुबूही खान ने, इंडिया से, जो कि एक लॉयर भी हैं, एनालिस्ट भी हैं और हम उनको अक्सर डिबेट्स में भी इंडिया के देखते रहते हैं। तो हम आज सुबूही से बात करेंगे और थोड़ी सी चीज़ों को और समझने की कोशिश करेंगे कि इंडिया में क्या हो रहा है। और जैसे कि अक्सर आप देखते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से एतराज़ात होते हैं और बहुत दफ़ा इंडिया की तरफ से पाकिस्तान को कुछ कहा जाता है, तो हम उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे खवातीन की कि उनके हिसाब से इंडिया में जो औरतें हैं, जो फीमेल्स हैं, उनको कितना ज़्यादा हुकूक हासिल है, वो कितना ज़्यादा काम कर सकती हैं, कितने ज़्यादा उनकी राय को अहमियत दी जाती है। और जी पाकिस्तान से हमें ज्वाइन किया है हमारे साथी और हमारे मीडिया कोलीग सबूक सैयद साहब ने। और सबूक भी बिल्कुल इस डिबेट में हिस्सा लेंगे और हम कोशिश करेंगे कि हम इसको, जैसे आपको पता ही है कि हमारा स्टाइल ज़रा और तरह का है। हम जो भी हमारे मेहमान आते हैं, चाहे वो इंडिया से हो या पाकिस्तान से हो, वो सबको मैं अपने दोस्त बताती हूँ, मेरे दोस्त हैं बिल्कुल। और हम बिल्कुल रिस्पेक्ट करते हैं उनके जो भी ओपिनियन होते हैं, चाहे हमें उससे इख्तलाफ ही सही, लेकिन हम आराम से एक दूसरे की बात को सुनते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि वो अगर कोई बात कह रहे हैं तो ऐसा क्यों है। तो बहुत सारे लोग हमें ट्विटर पे और यूट्यूब पे जो है वो काफ़ी हमें लोग इस चीज़ के लिए बहुत तारीफ भी कर रहे हैं, बहुत एडवाइसेस भी दे रहे हैं, उसके लिए सबका बहुत शुक्रिया जी। इंडियंस का जो बहुत जो है वो अच्छे-अच्छे कमेंट्स करते हैं और कहते हैं कि शुक्र है यहाँ पे अब दूसरों से चीखें नहीं मार रही। तो मैं क्या करूँ, जब मैं इंडियन चैनल पे जाती हूँ तो वहाँ पे मुझे ना चाहते हुए भी अपना वॉल्यूम तेज़ करना पड़ता है और सुबही को पता होगा इस बात का। तो बहुत शुक्रिया सुबही, आपने जॉइन किया एंड Thank you so much. Thank you so muच for calling. It's my pleasure. थैंक यू सो मच। और सुबह बहुत शुक्रिया आपका भी कि आप आए हैं। सबसे पहले सुबह आपकी तरफ चलती हूँ। मुझे ज़रा ये बताइए कि पहले हम ज़रा देखते हैं कि कितनी स्ट्रांग है औरत इंडिया में। तो मैं वैसे यहाँ पे तो लोग ये सोच रहे होंगे, शायद मैं कहूँगी कि मुस्लिम खवातीन के बारे में, लेकिन मैं ऑन होल सभी की बात कर रही हूँ कि क्या समझती हैं आप कि इस 2020 में हम पहुँच गए हैं। क्या आपको लग रहा है कि जो औरतों के हुकूक हैं, जो उनको राइट्स मिलने चाहिए, जो उनको उनकी पावर होनी चाहिए डिसीजंस में, तो वो है क्या इंडिया में? जी। आरजू, देखिए, जो ये आपने सवाल पूछा है, ये सवाल मेरे दिल के बहुत नजदीक है, क्योंकि मैं मतलब अपने इंडियन कल्चर से इतना ज्यादा अपने आप को अटैच महसूस करती हूँ। उसकी बहुत वजहों के बीच में एक वजह ये भी है कि हमारे कल्चर में एक इनहेरेंट जो फीलिंग है औरतों को लेके, वो हमेशा से बराबरी की है। हमारे इंडियन कल्चर में जो गॉड का भी कॉन्सेप्ट है, उसको भी अर्धनारीश्वर कहा जाता है, कि भगवान या ईश्वर या अल्लाह या खुदा जिसने ये दुनिया बनाई है, जो क्रिएटर है, वो भी मेल और फीमेल एनर्जी दोनों से मिलके बना है। ये हमारे कल्चर का एक औरत को लेके एक मानसिकता है। तो उसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इंडिया में औरतों की क्या स्थिति है। मुस्लिम वुमेन की आप बात करें तो देखिए, मैं खुद मुस्लिम हूँ, आपके सामने हूँ, लॉयर भी हूँ, सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ, पूरा प्रखर होके सारे नेशनल सोशो पॉलिटिकल इश्यूज पे काम करती हूँ, नेशनल चैनल्स पे बैठती हूँ और ऑल ओवर इंडिया ट्रैवल भी करती हूँ। कभी मुझे पर्सनली इस तरह की कोई चीज महसूस नहीं हुई जिसमें मुझे लगे कि औरतों के साथ किसी भी तरह का कोई बायस ट्रीटमेंट है। इनफैक्ट मेरी अपनी मदर भी लॉयर हैं, माय ओन मदर इज आल्सो सोशल एक्टिविस्ट। तो एटलीस्ट 2 जनरेशन से, मेरी नानी टीचर थी, तो एटलीस्ट 3 जनरेशन से तो मैं अपने घर में ही देख रही हूँ कि मुस्लिम वुमेन को भी किसी तरह का कोई पार्शियलिटी वाला बिहेवियर इंडिया में नहीं मिलता है। और एक चीज मैं आपको और बताना चाहूँ कि महिला सम्मान को हमारे देश में इतना ज्यादा सीरियसली लिया जाता है कि देखिए, अगर आप भारत की हिस्ट्री पढ़ें तो हम लोगों ने कभी जाके दूसरी कंट्रीज को इन्वेड करने का हमारा कोई हिस्ट्री नहीं है। हम लोगों ने कभी कोई वॉर्स नहीं करी। हमारे यहाँ जो मेन वॉर्स हुई है, महाभारत या रामायण भी जो पढ़ाई जाती है, वो भी महिला सम्मान पे हुई है। हमारे यहाँ जो लंका जलाई गई, वो भी सीता जी के सम्मान में जलाई गई। हमारे यहाँ जो महाभारत की लड़ाई हुई, वो भी द्रौपदी के चीरहरण पे स्टार्ट हुई। तो उस हिसाब से देखिए, मुझे लगता है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड कोई भी कल्चर ऐसा नहीं है जिसमें महिलाओं को इतना ज्यादा इक्वालिटी तो छोड़िए, देवी का दर्जा दिया जाता है, सुपीरियर समझा जाता है।
तो ये मैं जरूर आपके चैनल के माध्यम से मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ, दैट इज आवर इंडियन कल्चर फॉर विमेन। जी सबूक, आप कुछ कहना चाहेंगे? जो मैं सुमनी ने कहा आप एग्री करें? क्योंकि हम बहुत से ऐसे वाकयात भी सुनते रहते हैं जो दिल्ली में खास तौर पे कि फीमेल के हिसाब से कि उनको जो है वो मुश्किलात हैं और इस तरह से इजीली बाहर नहीं घूमा फिरा जा सकता। बहुत से केसेस हमने सुने, आप क्या कहेंगे? देखें, जो सुबूही खान साहिबा ने बात की, मैं तो हमारे कल्चर के हवाले से तो पाकिस्तान का और इंडिया का जो कल्चर है वो बहसीत मजमूई अगर देखा जाए तो हम एक ही कल्चर के लोग हैं। ज़मीन एग्जैक्टली पर खींच देने से कल्चर नहीं बदल सकते। हमारी सकाफत, हमारा रहन सहन, हमारा उठना बैठना एक जैसा है। और जो प्रॉब्लम है तो वो तकरीबन दोनों मुल्कों के अंदर सेम है। माशरत के हवाले से अगर हम देखें तो पाकिस्तान के अंदर भी औरत का इस तरह उसकी आज़ादी को कबूल नहीं किया जाता, और इंडिया के अंदर भी इस तरह की प्रॉब्लम है। कुछ ख़ास सेक्टर, कुछ ख़ास पॉकेट ऐसे ज़रूर हैं कि जहाँ पर हम कह सकते हैं कि वहाँ औरत अपने आप को महफूज समझती है, या अपने आप को माशी कदरों की वजह से उसको तकरीम की और इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है। लेकिन अमूमन देखा जाए तो हमारी सोसाइटी का जो मजमूई मिजाज है, तो पाकिस्तान के अंदर देखें 6 साल की बच्ची महफूज नहीं है, इंडिया के अंदर बस में सफ़र करती हुई औरत महफूज नहीं है। तो इस तरह के वाक़यात हैं वो सामने आ जाते हैं। लेकिन ये जो वाक़यात हैं, तो अगर हम ये देखें कि पाकिस्तान की आबादी अगर 20 करोड़ है, तो 20 करोड़ में 51% जो हमारी आबादी है वो ख़वातीन की है। और इंडिया की जो आबादी है वो 1 अरब 20 करोड़ है। तो अब ये खान साहिबा ज़्यादा बेहतर बता सकती हैं कि वहाँ पर ख़वातीन का रेशो क्या होगा। लेकिन अमूमन यही होता है कि 50 और 51% इसके करीब हम फ़ॉल करते हैं। तो उसमें अगर इस तरह के जो वाक़यात हैं, तो वो देखा जाए तो 1% से भी लो सतह पर हमें दिखाई देते हैं। लेकिन बहरहाल क्योंकि खबर वो चीज़ बनती है जो अनहोनी होती है, खबर वो चीज़ बनती है कि जो रिवाज से हटकर होती है, रस्म से हटकर होती है, आम रूटीन से हटकर होती है। तो जब एक बार भी किसी एक बस में रेप होगा, कोई इस तरह का वाक़या होगा, तो लाज़मी वो सब लोगों के दरवाज़ों पर दस्तक देगा, सब लोगों के शऊर पर एक दफ़ा उनको नॉक करेगा, खटखटाएगा और ये बताने की कोशिश करेगा कि समाज किस तरफ जा रहा है, माशरा किस तरफ बढ़ रहा है। तो मैं तो इस बाब में पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, इंडिया हो गया, तो मैं तो कोई फ़र्क माशरत के हवाले से महसूस नहीं करता। लेकिन सोसाइटी के अंदर कुछ ना कुछ ट्रेंड ऐसे आना शुरू हो जाते हैं। मुझे याद है कि कुछ अर्सा पहले कराची में एक वाक़या पेश आया था कि एक शख्स ने पिछले साल वो तेज़ी से मोटरसाइकिल से गुज़रता था और ख़वातीन को वो खंजर से, ब्लेड से निशान लगा के चला जाता था। इस तरह के वाक़यात, तो फिर इस तरह के वाक़यात हमने इंडिया के अंदर भी इस तरह की कुछ चीज़ें देखी हैं। लेकिन बहरहाल अगर ये समझा जाए कि इसके पीछे कोई कल्चरली इस तरह किया जा रहा है, इसको फ़ॉलो किया जा रहा है, या ये कोई लोगों का रवैया बन चुका है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये हादसात हैं, कोई एक शख्स हो सकता है इस तरह के वाक़यात करता है। आपको मालूम है कि गालिबन कोरिया में अभी एक बड़ी मुझे नाम भूलता है, अभी अवार्ड भी दिया गया उस फ़िल्म को, पैरासाइट। पैरासाइट जो मूवी है उसको भी अवार्ड भी मिला वहाँ पे। आपको मालूम है कि आज से 30-32 साल पहले वहाँ पे सेम इसी तरह के वाक़यात होना शुरू हुए और एक बच्चे को सज़ा दी गई, उसकी उम्र उस वक़्त 21 साल थी और उसने 13 साला लड़की के साथ रेप किया। रेप करने के बाद क्या कहते हैं उसको कत्ल कर डाला, तो उसको सज़ा दी गई और वो उस बच्चे ने उस इल्ज़ाम को कबूल भी कर लिया था। लेकिन वो बच्चा अभी 4-5 दिन पहले रिहा हुआ है और रिहा जब हुआ तो एक और शख्स ने कबूल कर लिया कि नहीं, ये काम उस बच्चे ने नहीं किया था, ये तो मैंने किया था। अब जब उस बंदे के बारे में, क्योंकि अभी डीएनए से वो टेस्ट करना शुरू हुए, पता चला कि ये काम एक ऐसे शख्स ने किया जो ऑलरेडी जेल में है और 1994 में उसने अपनी साली के साथ रेप किया, उसको कत्ल किया। वो सारे कत्ल उसी बंदे ने किए थे। और जब इस बच्चे से कहा गया कि तुमने क्यों उसको कबूल किया, उन्होंने कहा कि 3 दिन तक इन पुलिस ने मुझे जगाए रखा, मुझे सोने नहीं दिया और मुझे इतना टॉर्चर किया कि मैंने मजबूरन इसको मान लिया कि ये काम मैंने किया। और दूसरी वजह ये थी कि मुझे किसी ने बताया था कि अगर जुर्म को कबूल कर लो तो ये सज़ा कम भी कर देते हैं और बंदा बच भी जाता है। तो बंदा रिहा तो होकर आ गया, क्यों सज़ाए मौत दी गई थी। लेकिन क्योंकि वो सज़ाए मौत बाद में ख़त्म हो गई, वो रिहा होकर आ गया। लेकिन अगले हफ्ते वहाँ पर ये इशू है दोबारा खड़ा कि होगा कि भाई इसके साथ जो जुल्म हुआ
स्टेट की तरफ से, और पुलिस का जो इंटरोगेशन का जो सिस्टम था वो इतना खराब था कि जिस पे सारी सुविधा। तो ये नहीं कहा जा सकता कि मजमूई तौर पर हमारी जो माशरतें हैं या हमारे रवैये इन चीज़ों को कबूल करते हैं। ये चीज़ें खबर इसीलिए बनती हैं कि सोसाइटी इन्हें कबूल नहीं करती। अगर सोसाइटी इन्हें कबूल करती होती तो ये खबर ना बनती, ये तो रूटीन की चीज़ होती। मुझे ये बताएं ना, वही जैसे अभी सबूक ने भी बात की है, एक केस इंडिया में भी हुआ था, मुझे एग्जैक्टली उनका नाम याद नहीं आ रहा, भी मैं भूल गई हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा थोड़े दिन पहले मीडिया में भी था, जिन्होंने कोई फीमेल थी जिनको रेप किया गया था, और बहुत 7 साल या 8 साल के बाद जो है वो सजा सुनाई गई थी, या पता नहीं जी उससे ज्यादा कुछ ड्यूरेशन थी, कोई जी जी फांसी की सजा हुई थी उनमें से 4 या 5 लोगों को। तो जी 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 खैर आप क्या समझती हैं कि इतना ज्यादा टाइम क्यों लगता है? जी। और उसके देखिए बाद, आरजू, सॉरी एक सेकंड, उनके बाद भी जो उनके लॉयर थे वो उसी बेचारी जो फीमेल थी उसके ऊपर एलिगेशंस लगा रहे थे, बजाय इसके कोई जी शहीद जी जी इस पे। आपको तो अच्छे जी से मालूम होगा, तो क्यों इतना ज्यादा टाइम ये एशियन कंट्रीज में लगता है इन चीजों में? जी जी। आरजू जी, अभी सबूक ने दो बातें बोली जिनको मैं बहुत ज्यादा, मतलब आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि मैंने पहली बार किसी पाकिस्तानी के मुंह से एक ये कल्चर वाली बात सुनी है कि इंडिया और पाकिस्तान का कल्चर एक है और हम लोगों की जो संस्कृति है वो एक है। मुझे बहुत ज्यादा खुशी है, क्योंकि मुझे लगता है कि पाकिस्तान, हम यहाँ पे देखिए कोई हम एक कंस्ट्रक्टिव बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर कोई एलिगेशंस नहीं लगा रहे हैं। मुझे लगता है कि पाकिस्तान की मोस्टली प्रॉब्लम्स का जो रीजन है वो यही है कि वो अपने कल्चर से टूट गए हैं, और उसकी वजह से बहुत सारे अब्यूजिव लोग या बहुत सारी अब्यूजिव कंट्रीज आपका गलत इस्तेमाल, बेजा इस्तेमाल करने की कोशिश करती हैं। तो हम लोगों की भारतीय जो इंडो पाक भी जो प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम देखते हैं, हम लोगों की इंडियन कल्चर हमेशा से सर्वधर्म संभाव वाला, वसुधैव कुटुंबकम वाला, यानी कि पूरे विश्व को अपना भाई बंधु मानने वाला है, और हम लोग बहुत प्यार मोहब्बत करने वाले लोग हैं। तो मुझे लगता है कि अगर ये कल्चरल इशू वाली प्रॉब्लम हमारे बीच में नहीं रहती है, या आप या पाकिस्तानी, मोस्टली पाकिस्तानी अपने उस तक्षशिला वाले इतिहास को जाने, या फिर मतलब गजनवी और गौरी इस तरह के लोगों से अपने आप को रिलेट करने के बजाय राजा दाहिर जैसे लोगों से अपने आप को रिलेट करें, या जो अपना एक रिच कल्चरल हेरिटेज है अपने आप को माने कि हाँ हम भारत का पार्ट थे तो हम भारत से अलग नहीं है, उस दुश्मनी को भूल के अगर हम कंस्ट्रक्टिव वे में आगे चलें, और जो टेरर के जो इंसिडेंट्स होते हैं, देखिए हम लोग तो पाकिस्तान में टेरर एक्टिविटीज करने के लिए लोग नहीं भेजते हैं, हमारी कंट्री में कोई टेरर ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है, हमारी कंट्री में कोई टेररिस्ट को सरपरस्ती नहीं दी जा सकती, आपको एग्जांपल्स नहीं बता सकते। तो देखिए आपकी कंट्री चाहे मजबूरी में करती है, या फिर जो फंड करते हैं इस तरह की एक्टिविटीज को उन कंट्रीज के दबाव में आके करती है, जिस भी रीजन से करती है, मुझे लगता है अगर टेरर एक्टिविटीज पाकिस्तान करना बंद कर दे या फिर अपने आप को भारतीय कल्चर से जोड़ना स्टार्ट कर दे, तो आई थिंक हम लोग जैसे ये स्काइप पर बैठ के इंटरेक्शन कर रहे हैं, आई थिंक हम लोगों के रिश्ते बहुत हद तक बेहतर हो सकते हैं। दूसरी बात, एक बात आपने मेंशन करी जो कि बहुत बड़ा एक यहाँ इंसिडेंट हुआ था भारत में। आरजू जी आप यकीन मानिएगा कि देखिए क्राइम को कभी भी देश में क्या स्थिति है उससे नहीं जोड़ा जा सकता है, क्योंकि एक वन ऑड इंसिडेंट है। ये इंसिडेंट ऐसा हुआ था कि जो हम लोगों ने कभी ना देखा था ना सुना था, और पूरा भारत, आप ये मानिए पूरा भारत उस लड़की के लिए एकजुट होके, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट और फेथ, किसी भी फेथ का इंसान हो, पूरा भारत सड़कों पे था। और कितनी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस ने, कितने एक्टिविस्ट ने, नॉर्मल स्कूल कॉलेज के बच्चों ने 7 साल तक उस लड़की की लड़ाई लड़ी है कि नहीं उसको इंसाफ मिलना चाहिए। ये बात आपकी सही है कि कोर्ट्स में कई बार हमारी ही नहीं, जो भी कंट्रीज कब किसी ना किसी टाइम पे ब्रिटिश राज के अंडर में रही हैं, और जहां पे कॉलोनियल लॉज चल रही हैं आज की डेट में भी, वो लोग इस प्रॉब्लम से जूझते हैं कि कोर्ट्स में टाइम बहुत लग जाता है, कई बार ब्लैक को ब्लैक प्रूव करने में सालों लग जाते हैं। इस केस में भी ऐसा ही हुआ, हालांकि ट्रायल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने ट्रायल किया था, ट्रायल जल्दी हो गया था, कन्विक्शन भी जल्दी हो गया था, सजा भी हो गई थी, लेकिन मर्सी पिटिशन और इस तरह के उन लोगों ने अपील, इस तरह के बहुत सारे प्रोविजंस होते हैं जिसका उन्होंने बेजा इस्तेमाल करके जितना खींच सकते थे उसको खींचा। लेकिन फिर भी हमारी जुडिशरी और हमारे पूरे भारत का जो एक डिटर्मिनेशन था कि नहीं इन लोगों को हम नहीं बचने दे सकते हैं इस तरह के वीभत्स अपराध से, इस तरह का जो उन्होंने हाइनियस क्राइम किया है, तो वही हुआ।
मीडिया का भी बहुत रोल रहा इसने, मीडिया ने भी हार नहीं मानी और उस बच्चे की माँ ने 7 साल तक हार नहीं मानी। तो जो वो 5 अक्यूज थे उसमें से एक तो जुवेनाइल था, जो 4 बाकी के लोग थे उन चारों लोगों को फांसी हुई है। और भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि 4 लोगों को एक साथ फांसी हुई है। जो फांसी पे तख्ता, अभी तक 2 लोगों को एक साथ फांसी तो हम लोगों क्या हुई थी, लेकिन 4 लोगों को कभी नहीं हुई थी। तख्ता भी फांसी पे चढ़ाने वाला उनके लिए स्पेशल बना था, बाकायदा लाइव रिपोर्टिंग हुई थी उनकी फांसी चढ़ने की, और उनको पूरा वो जो सजा वो डिजर्व करते थे वो सजा उनको मिली है। एक और सबूक जी ने अभी एग्जांपल दिया कि शायद आपकी कंट्री में कोई बाइक पे चलता हुआ ब्लेड से मार देता था लेडीज को। तो देखिए ये साइकोपैथी के इंसिडेंट्स होते हैं, हम लोगों को ये भी समझना चाहिए कि समाज में साइकोपैथी भी एक एपिडेमिक है। हम लोग कोरोना जैसे पैंडेमिक से तो जूझ ही रहे हैं, लेकिन हमें समझना चाहिए मेंटल हेल्थ भी एक बहुत बड़ा इशू है। तो सिर्फ कुछ स्टीरियोटाइप, कुछ टैग्स जो हैं उस पे हम बात करते हैं, जैसे कि महिला की क्या स्थिति है हम उस पे बात करेंगे, बट हम साइकोपैथी पे बात नहीं करेंगे क्योंकि वो टैबू सब्जेक्ट्स हैं, उनको जनरली लोग टच नहीं करते हैं। और मेंटल हेल्थ के लिए लोग, जैसे हम अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, मेंटल हेल्थ के लिए लोग डॉक्टर्स के पास जाने में भी शर्म महसूस करते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें कुछ इस तरह के भी सब्जेक्ट्स पे बात करने की जरूरत है जो एक्सप्लोर नहीं होते हैं समाज में। बहुत सारे क्राइम्स के पीछे रीजन इस तरह की चीजें होती हैं। क्योंकि अगर कोई बता भी दे कि उसको कोई इस तरह का प्रॉब्लम है, डिप्रेशन है या कुछ है, तो उसको भी तो लोग नेगेटिव वे में लेते हैं। शायद इस वजह से भी लोग छुपाते हैं इस बात को और बात नहीं करते। सबूक, पहले तो मैं आपसे चाहूंगी कि आप थोड़ी सी मतलब बताएं कि बात करें उस पे जो दिल्ली में जो प्रोटेस्ट हुआ था कुछ दिन पहले इंडिया में, जो कोरोना की वजह से हटा है, और वहाँ पे बहुत से खवातीन बहुत ज्यादा थी वहाँ पे जो बैठी हुई थी उस प्रोटेस्ट में। तो 3 महीने तकरीबन वो प्रोटेस्ट चला है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे, और फिर मैं उसके बाद फिर मैं सुबह की। अच्छा, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं जी जी साहिबा ने जो थोड़ी-सी गुफ्तगू की है, ज़रा उसको मज़ीद ज़रा एक्सप्लेन भी कर लूँ। मुझे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, बहुत एहतराम है इनका और इनके नुक्ता नज़र का भी, और हर शख्स को हक़ हासिल है कि वो अपना नुक्ता नज़र रखे। वो इंडिया में रहती हैं, हम पाकिस्तान में रहते हैं, और मैं तो ख़ैर अपना नुक्ता नज़र माज़रत पहले बयान कर चुका हूँ कि मेरे नज़दीक इंसान इंसान होते हैं, पूरी दुनिया में बसने वाले, और इंसानों को अक़ीदों के तराजू में नहीं तोला जाता। इंसानों को इलाकों के तराजू में, ज़बानों के तराजू में नहीं तोला जाता, रंग और नस्ल की बुनियाद पर नहीं तोला जाता। इंसान इंसान है, और इंसान इस कायनात की एक बड़ी खूबसूरत स्पेशी, और ये स्पेशी इस दुनिया में फ़साद भी बहुत ज़्यादा फैला रही है, इस दुनिया की एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा रही है, और ये एक-दूसरे के साथ भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान का और हिंदुस्तान का कल्चर एक है, और मैंने भी यही बात की कि हम दोनों मुल्कों का जो कल्चर है वो बुनियादी तौर पर एक है। इस खित्ते में जब इस्लाम आया तो बड़ी तादाद में लोगों ने इस्लाम कबूल किया, और वो बेसिकली हिंदू ही थे, हिंदू धर्म से उन्हें दूसरा एक धर्म वहाँ कबूल कर लिया। अच्छा, ये इंसान का हक है कि वो कोई भी धर्म कबूल कर ले, उसको जो चीज़ें फ़ील करे। सुबह साहिबा खुद भी मुस्लिम हैं, आरज़ू आप भी मुसलमान हैं, हम भी मुसलमान हैं, लेकिन हम तीनों मुसलमान हैं, हम तीनों के नुक्ते नज़र में इख्तिलाफ़ात भी मौजूद हैं, और हम तीनों के वो इंडिया में रहती हैं, लेकिन आप भी मेरे इलाके से नहीं हैं, मेरा इलाका और है, आपका इलाका और है, हम मुख्तलिफ़ इलाकों में बसने वाले लोग हैं। इन्होंने कहा कि हमें राजा दाहर को ऑन कर लेना चाहिए, मोहम्मद बिन कासिम को रिजेक्ट कर लेना चाहिए। इन्होंने कहा कि हमें गज़नी और गौरी उनको कबूल करने के बजाय हमें कुछ और शख्सियात जो हैं, अपनी जो तहज़ीबी कदरों वाले लोग हैं, उनको कबूल कर लेना चाहिए। मेरा ख़्याल ये है कि हम एक नई दुनिया के अंदर आ चुके हैं। ये महमूद गज़नवी की दुनिया नहीं है। ये क्या कहते हैं, गौरी की दुनिया भी, शहाबुद्दीन गौरी की दुनिया भी नहीं है। ये राजा दाहर की दुनिया भी नहीं। वो दुनिया एक ऐसी दुनिया थी कि जब मार-धाड़ करके लोगों के इलाकों पर कब्ज़े किए जाते थे, और लोगों को गुलाम बनाया जाता था, और फिर इस तरीके से जंगें की जाती थी। अब हम एक डेमोक्रेटिक जो दौर है उसके अंदर हम रह रहे हैं, और जमहूरियतें कायम हैं। जोग्राफ़िए जो हैं वो हमारे फिक्स हो चुके हैं। हम उल्टे भी लटक जाएँ, इंडिया पे कब्ज़ा नहीं कर सकते। इंडिया उल्टा भी लटक जाए, पाकिस्तान पे कब्ज़ा नहीं कर सकता। पाकिस्तान बन चुका है, ये एक हकीकत है। इंडिया बन चुका है, ये एक हकीकत है। हम पाकिस्तानी हैं, और मैं बहैसियत पाकिस्तानी हूँ। मेरी ये ख़्वाहिश है कि अल्लाह करे इंडिया तरक्की करे, इंडिया के अंदर इस्तेहकाम हो, इंडिया के अंदर गुर्बत ख़त्म हो, इंडिया के अंदर अफ़लास ख़त्म हो।
और इंडियंस भी मुझे लगता है कि यही दुआ करते होंगे पाकिस्तान के बारे में कि पाकिस्तान के अंदर ये सारी सूरत हाल बेहतर हो, क्योंकि अगर पड़ोस में इंतशार है तो आप भी इंतशार के बगैर नहीं रह सकते। तो दूसरी उन्होंने एक बात ये भी कही कि पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसे ग्रोह हैं जो इंडिया के अंदर जाते हैं और जाकर वहाँ को कार्रवाइयाँ करते हैं। अच्छा, सही बात ये है कि इस तरह के कुछ नाम सामने आए भी हैं और हमने देखा है कि वो चीज़ें सामने आई भी हैं, लेकिन मसला ये है कि ये काम सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से नहीं, हमें बहुत खुले दिल के साथ ये तस्लीम करना पड़ेगा कि इस रियासतें बहुत जुल्म का मुजाहरा कर रही हैं, बहुत जबर का मुजाहरा कर रही हैं, अपने अवाम के हुकूक को हक देने के बजाय उनके हुकूक को गस्ब करती हैं और मीडिया के ज़रिए और अपने निसाब के ज़रिए मासूम दिमागों को यरगमाल बनाती हैं, उनको मैनिपुलेट करती हैं, उनके ऊपर अपना तसल्लुत जो है वो उनको ऊपर नाफिज करने की कोशिश करती हैं। ज़्यादा दिन नहीं हुए कि मोदी जी ने कहा कि बांग्लादेश बनाने में हमारा किरदार था। तो ज़्यादा दिन नहीं हुए कि जब इंडिया के बड़े आला पाए के सरकारी ऑफिसर, इंटेलिजेंस ऑफिसर, आर्मी के ऑफिसर ये बात बयान कर रहे थे कि बलूचिस्तान के अंदर जो तहरीकें हैं वो हमारी तरफ से हैं। इंडिया के कई टीवी चैनल्स के ऊपर बहुत से नुमाया एंकर बैठकर ये कहते थे कि हमारे पास तो फ़ोन नंबर हैं कि बलूचिस्तान के अंदर किस किस बंदे को हमने एक्टिव करना है और वहाँ पर इस तरह की कार्रवाइयाँ करवानी, वो ये बातें कर रहे थे। फिर बलूचिस्तान हमारे जो गिलगित बल्तिस्तान है, वहाँ से इन्होंने इंडिया के अंदर 2 सीटें रखी हुई और कहा जाता है कि नहीं ये हमारा इलाका है तो इसलिए हमने उनकी नशिस्तें वहाँ पर रखी हुई। अच्छा, फिर आपने अपने टीवी चैनल्स के ऊपर वो मौसम दिखाना शुरू कर दिया, हमारे जो कश्मीर है उसका, पाकिस्तानी ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर का, और फिर गिलगित बल्तिस्तान का भी आपने दिखाना शुरू कर दिया। तो सुबुही साहिबा, हम एक पीस के अंदर ना हम जैसे लोगों को अमन की बात करनी चाहिए। ज़बान से आग बरसाना बहुत आसान होता है, अमन का काम करना, अमन के लिए बात करना बहुत मुश्किल होता है। और अगर हम मैं आपकी बात बिल्कुल सुनूँगा, बिल्कुल बहुत ही अदब के साथ, बहुत ही एहतराम के साथ मैं आपकी सारी बात सुनूँगा। लेकिन मैं आपकी गुफ्तगू बहुत आराम से और तहम्मुल से इसी वजह सुन रहा था कि ये आपका हक है कि आप अपना मुकम्मल नुक्ता नज़र बयान करें और मैं भी अपना पूरा नुक्ता नज़र बयान करूँ। और इस दौरान आप मेरे लिए बहुत ही काबिल एहतराम हैं। अगर हम बजाय इसके कि सिर्फ जब मैं बोल रहा हूँ तो आप अगर मेरी बात को गौर से सुनेंगी तो शायद उसका एक फ़ायदा ये होगा कि हम किसी कंस्ट्रक्टिव डिबेट की तरफ जाएँगे और हम कोई ऐसा हल निकालने की तरफ जाएँगे कि जो शायद हम बेहतरी पैदा कर सकें। आप इंडिया में बैठकर बेहतरी पैदा करें, मैं पाकिस्तान में बैठकर बेहतरी पैदा करूँ। मुझे पता है कि जो बातें मैं अभी कर रहा हूँ तो पाकिस्तान में बहुत से लोगों को ये बर्दाश्त नहीं होंगी, क्योंकि अमन की बात करना, जंग की बात करना बहुत आसान है, नफ़रत की बात करना बहुत आसान है, आग जलाना बहुत आसान है, घर जलाना बहुत आसान है, लेकिन घर बनाने में सदियाँ लग जाती हैं, बस्ती बसाने में बड़ा अरसा लगता है, जलाना घंटों का काम होता है, मिनटों के अंदर आप जला सकते हैं। तो हमें चाहिए कि आप जैसे पढ़े-लिखे, आप जैसे बाशऊर लोग इंडिया के अंदर ये आवाज़ें बुलंद करें कि हम कब तक आखिर आपस में लड़ते रहेंगे, हम कब तक आपस में इस तरह की एनवायरनमेंट क्रिएट करके रहेंगे कि हम इस तरह की पोजीशन बना के रखें। लाखों माएँ बहनें, लाशें आती हैं, वो इंडिया में भी लाशें जाती हैं, वो पाकिस्तान में भी लाशें आती हैं, हमारे फौजी मर जाते हैं, आपके फौजी मर जाते हैं वहाँ पे, वो किसी माँओं के बच्चे हैं, वो बहनों की भाई हैं, उनके सुहाग हैं, उनके बच्चे हैं यहाँ पर। तो ये हम कब तक ये सारा करते रहेंगे सिर्फ इस सियासत के लिए? और ये सियासत, और मेरे लिए तो सियासत बहुत ही मुक़द्दस चीज़ है, लेकिन ये सियासत असल में एक खबासत का चेहरा है और इस खबासत के चेहरे को हम सब लोगों को मिलकर इसको ख़त्म करना होगा, क्योंकि अगर हम इस मिशन को चलाए रखेंगे, इस तरह की एनवायरनमेंट क्रिएट करते रखेंगे और नफ़रतों को परवान चढ़ाते रहेंगे तो फिर तो कभी भी चीज़ बेहतर नहीं हो सकेगी। अब सुबुही साहब आप देख लेना, नेपाल और इंडिया के ताल्लुकात आपस में ठीक नहीं है। नेपाल और क्या इंडिया और चाइना के ताल्लुकात आपस में ठीक नहीं है। अच्छा, इसमें ये मतलब नहीं है, इसका मतलब ये है कि नेपाल के भी इंडिया के साथ ठीक नहीं और इंडिया के भी नेपाल के साथ ठीक नहीं। दोनों तरफ से कोई ना कोई गड़बड़ होती है। लेकिन हमें चाहिए कि हमारे पास इतना खूबसूरत प्लेटफ़ॉर्म था सार्क के नाम से। हम उसमें अपने कल्चर पर भी बात करते थे, अपनी एजुकेशन पर भी बात करते थे, अपने जो कॉमन इश्यूज़ उन पर भी बात करते थे। लेकिन वो जो सारे इश्यू हैं हमारे, जिन पर हम बात कर सकते थे, हमारे पास एक बड़ा मौसर प्लेटफ़ॉर्म था। उस प्लेटफ़ॉर्म को इस वजह से ख़त्म किया गया कि नहीं, पाकिस्तान से जो टेररिस्ट हैं वो इंडिया के अंदर आते हैं। अच्छा, मुझे बताएं टेररिस्ट क्या चाहते थे? दहशतगर्द क्या चाहते थे? वो यही चाहते थे, यानी कि जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, उनकी छोटी-सी कार्रवाइयाँ इतनी बड़ी हो गई कि स्टेट जो हैं यरगमाल बना दी उन्होंने। 2 दहशतगर्दों ने दोनों स्टेट्स को यरगमाल बना दिए और आप और हम दहशतगर्दों के एजेंडे पे चले गए।
वो ही नहीं चाहते थे कि इंडिया और पाकिस्तान आपस में एक दूसरे को ऑपरेट कर सके, वो ही नहीं चाहते थे कि इन दोनों मुल्कों के अंदर अमन कायम हो, और हम ट्रैप हो गए दोनों का। और इतने बड़े बड़े दिमाग जो पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं, जो इंडिया के अंदर बैठे हैं, वो उन दहशतगर्दों के पीछे ट्रैप का निशाना बन गए। तो हमें, और हम क्या कर रहे हैं, आपकी हम दोनों मिल बैठकर, बजाय इसके कि ये जो मुझे तो बहुत ही फायदेमंद ये काम लगा आरजू काजमी साहिबा ने जो शुरू किया कि हम आपस में बैठकर हम बातचीत करते हैं, और इस तरफ जाकर फायदेमंद। जी सबूई जी जी आपने जी बात की। सबूक जी, आपने जी जी मैंने पूरी बात सुनी। देखिए आरजू जी, जो ये बात बोल रहे हैं उससे कोई भी डिनाई नहीं कर सकता कि डेफिनेटली इंसानियत सबसे ऊपर होती है, इंसान सबसे ऊपर होते हैं। और इस चीज का जो एक दुनिया में जो प्रोजेक्ट किया इस चीज को, मुझे लगता है भारतीयों से ज्यादा किसी ने नहीं किया। हम लोग हमेशा हमेशा ह्यूमन लाइफ को, जीव को या ह्यूमन कॉन्शियसनेस को हर चीज के ऊपर रखते हैं। ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि अकीदों के ऊपर, जबान के ऊपर, रंग के ऊपर इंसानियत होती है। लेकिन सबूक जी, आप मुझे एक बात बताइए, ये अमन की बातें या ये चैन की बातें या ये मोहब्बत की बातें क्या वन साइडेड हो सकती हैं? अगर हम अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, हमें ऑफेंसिव नहीं होना है, लेकिन क्या हम डिफेंसिव भी होना छोड़ दें? अगर एक कंट्री में से लगातार लगातार विभाजन के बाद हमारे ऊपर कभी स्पाइस भेजे जा रहे हैं, कभी टेररिस्ट भेजे जा रहे हैं, कभी अटैक्स हो रहे हैं, एलओसी वायलेशन हो रहा है, कश्मीर में पिछले 30 सालों में 42,000 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई, रोहिंग्या लिबरेशन फ्रंट का हेड ऑफिस जम्मू में चल रहा था, ऑपरेटेड बाय आईएसआई। तो मतलब हम लोग कहीं ना कहीं आके हमें रिवर्ट बैक तो करना ही पड़ेगा। देखिए, हम लोग मानते हैं कि अहिंसा परमो धर्मः, यानी कि अहिंसा, नॉन वायलेंस परम धर्म है, सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंसान की। लेकिन उसके आगे हम ये भी मानते हैं कि धर्म हिंसा तथैव च, यानी कि अहिंसा तो परम धर्म है, लेकिन धर्म के लिए रक्षा करने के लिए हिंसा अगर करनी पड़े तो वो भी धर्म है। और धर्म का मतलब, हमारा मतलब कोई फेथ नहीं होता है, धर्म का मतलब होता है हमारा कर्तव्य पालन। जो हमारी पूरे भारतीय जितने भी लोग इस हिंदुस्तान में रहते हैं, हम सब सनातन धर्म को मानते हैं। सनातन धर्म का मतलब होता है कर्तव्य पालन। जहां पे मारना धर्म है वहां पे सनातनी मारेगा, जहां पे बचाना धर्म है वहां पे सनातनी बचाएगा। आपने बात करी कि कुछ लोग टीवी पर बैठकर बोलते हैं कि बलूचिस्तान के लोगों के नंबर हमारे पास है। मैं समझ रही हूँ कि आप किसकी बात कर रहे हैं सबूक जी। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको आरजू जी के चैनल पे ये बात बोलती हूँ कि बलूचिस्तान के लोगों के ईमेल्स और मैसेजेस मेरे पास भी आते हैं। वो लोग ये मैसेज करते हैं कि सुबुई जी आप अपना ध्यान रखिए, हमें आपकी बहुत चिंता होती है, ये लोग तो मुसलमान ही हैं, देखिए हमारे साथ क्या कर रहे हैं, ये अल्लाह को जाके क्या जवाब देंगे। इस तरह के ईमेल्स, देखिए मैं उन लोगों की सेफ्टी की वजह से मैं उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज आपके सामने नहीं कर सकती हूँ, बट ये एक सच्चाई है कि क्या हो रहा है बलूचिस्तान में। मुस्लिम ही मुसलमान को मार रहा है। आपको लगता है, कई बार मेरी आरजू जी से भी डिबेट्स पे बात हुई कि हिंदुस्तान में मुस्लिम्स की स्थिति खराब है। हम लोगों को एक्चुअली देखिए इस तरह की बातों पे हंसी आती है सबूक जी, क्योंकि आप पाकिस्तान में देखिए कि पाकिस्तान में मुसलमान ही मुसलमान को मार रहा है। वहां ना कोई आरएसएस है, ना कोई बीजेपी है आपको मारने के लिए। आपने बात करी डेमोक्रेटिक वैल्यूज की। आप एक बात बताइए, क्या ये बात गलत है कि आपका पाकिस्तान एज अ कंट्री बनने के बाद जो आपका सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, आपके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये अल्फाज हैं कि अहमदियाज आर नॉट मुस्लिम्स। तो आप लोग आप बोल रहे हैं कि अकीदे से ऊपर होता है इंसान, और आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा जा रहा है कि एक स्पेसिफिक सेक्ट मुसलमान ही नहीं है। तो मुसलमान अच्छा या बुरा मुसलमान, या मुसलमान होना या ना होने का सर्टिफिकेट आप लोग बांटते हैं अहमदियाज को। आपको मतलब आप नहीं, आपकी कंट्री में जो लोग भी ये करते हैं, अहमदियाज को परसिक्यूट किया जाता है, शियाज को वाजिब कत्ल माना जाता है। कितना फिरका परस्ती है। तो आप ये समझिए, क्या ये सारी बातें अब मतलब होनी चाहिए एक डेमोक्रेटिक दौर में? जिस डेमोक्रेटिक दौर की बात आप कर रहे हैं, आप कह रहे हैं गजनवी और गौरी का समय नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है। तो फिर आपके न्यूक्लियर वेपन्स के नाम गजनवी और गौरी क्यों है? कि आपने कभी अपने जो आपके सरपरस्त हैं, आपकी सरकारें हैं, उनसे आपने कभी ये सवाल किया कि आपके जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनके नाम गजनवी और गौरी है, दैट मींस आप उनको अपना हीरो मानते हैं? देखिए, ये साइकोलॉजिकल फैक्ट होता है सबूक जी कि जो जिस जिस तरह के आपके दिमाग में आपके नेशनल हीरोज होते हैं, उसी तरह की आपकी पर्सनालिटी बनती है। आप इस चीज से डिनाई नहीं कर सकते कि पाकिस्तान एज अ कंट्री हैज फेल्ड। आपकी कंट्री में या तो बलूच हैं,
या पश्तून है या सिंधी है, और सब लोग अपना अपना अलग पार्ट मांग रहे हैं। वही तो बांग्लादेश के वक्त हुआ। अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट बोल भी दी तो उन्होंने क्या गलत बोला? 1971 की वॉर में हम लोग नहीं चाहते हैं वॉर, लेकिन जब हमें मजबूर किया जाता है सबूक जी, तब हम लोग फिर अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ जो अटैकर्स होते हैं उनका सामना करते हैं। हमें एकात्मता का एहसास करना आता है, लेकिन आक्रमण का प्रतिकार करना भी हमें आता है। वो हमें हमारा धर्म सिखाता है, वो हमें हमारा कर्तव्य सिखाता है। तो प्लीज इस तरह की अगर मिलने जुलने की बात अगर हो तो आई थिंक बोथ साइड्स हो तो कुछ कंस्ट्रक्टिव निकल सकता है। वन साइडेड मुझे नहीं लगता कि कोई सॉल्यूशन निकल के आएगा। कि आपकी आर्मी क्या करती है आपकी कंट्री में? आप देखिए, हमारी इंडियन आर्मी एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के अंडर काम करती है, एक प्रॉपर डेमोक्रेटिक वैल्यूज के साथ काम करती है। आपकी आर्मी आपकी गवर्नमेंट को, आपकी कंट्री को 4 बार टेक ओवर कर चुकी है। जनरल अयूब खान, जनरल याहिया खान, जनरल जियाउल हक, जनरल परवेज मुशर्रफ। ये देखिए, ये मेरी ओपिनियन नहीं है, ये कोई मेरी अपनी ओपिनियन नहीं है, ये फैक्ट्स हैं। इसको आप भी डिनाई नहीं कर सकते हैं कि आपकी आर्मी भी आपकी, मतलब ये एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप आपकी कंट्री में चलती है। और ना ही सिर्फ टेक ओवर किया है, आपके प्राइम मिनिस्टर्स के मर्डर, जुल्फिकार अली भुट्टो, बेनजीर भुट्टो, ये सारी चीजें आपकी आर्मी द्वारा की गई हैं। और मैंने तो ये भी सुना है कि 1971 के बाद तो पाकिस्तान में प्रॉपर इलेक्शंस भी नहीं हुए हैं। तो देखिए सबूक जी, जैसे मैं अपने देश में, पता नहीं आरजू ने आपको बताया या नहीं बताया, मैं लॉयर होने के साथ एक सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ और अलगाववाद, कट्टरवाद और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ती हूँ। तो जैसे मैं मुसलमान होते हुए अलगाववाद, कट्टरवाद, आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठा सकती हूँ, आप मुझे बहुत रीजनेबल आदमी लगे, आप मुझे बहुत रैशनल आदमी लगे। मुझे लगता है कि आप भी पाकिस्तान में रहते हुए इस तरह के सवाल उठाइए कि मिलिट्री का जो काम है, मिलिट्री प्रॉपर डेमोक्रेटिक वैल्यूज के अंडर रहकर करे। आप इस तरह की चीजों को सिर्फ, मुझे लगता है कि इंडिया से बात करके और सिर्फ इंडिया से एक्सपेक्ट करें कि आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है सबूक जी। क्योंकि अपने घर का कचरा इंसान को खुद साफ करना पड़ता है। हमारे लिए, मेरे लिए स्पेसिफिकली ये चीजें इसलिए आसान है क्योंकि मैं अपनी कंट्री के इतिहास से जुड़ी हुई हूँ, मैं अपनी कंट्री के शास्त्रों से जुड़ी हुई हूँ, अपनी कंट्री के संस्कृति से जुड़ी हुई हूँ। और हमारे यहाँ ये कहते हैं कि अन्याय सहकर बैठे रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। यानी कि अगर हमारा अपना कोई इंसान, आप पाकिस्तान को अपना मानते हैं, तो पाकिस्तान की गलतियों को सुधारने के लिए कोई मूवमेंट स्टार्ट करिए। जो बलूच भाई बेचारे मर रहे हैं उनके लिए कोई मूवमेंट स्टार्ट करिए। और एंड आई एम श्योर कि कुछ ना कुछ होगा, आप वहां पे काम करिए। तो डेफिनेटली हम लोगों की तरफ से तो पॉजिटिव, हमारी बाहें तो हमेशा ही खुली रहती हैं इंसानियत के लिए। देखिए, इससे पहले कि मैं सबूक की तरफ चलूं, मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसे सबूक ने कहा और फिर सुबह आपने भी कहा कि वो मेरा ख्याल है आप लोग मेजर गौरव आर्या की बात कर रहे हैं कि वो अपने मोबाइल दिखाते रहते हैं कि उनके पास बलोचियों के नंबर है, बलोच जो वहाँ के लोग हैं उनके नंबर है, तो बिल्कुल होंगे जरूर। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, यहाँ पर भी जो कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं आपके यहाँ के, आपकी साइड के कश्मीर पे, और जो वहाँ पे लोग प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, वो मुझे भी कांटेक्ट करते रहते हैं, मुझे नंबर भी देते रहते हैं, मुझे मैसेजेस भी करते रहते हैं। लेकिन ये कहना कि जी सिर्फ आपके पास है, बहुत सारी चीजें हमारे पास, हमें, हम जर्नलिस्ट हैं, हमें भी लोग कांटेक्ट करते हैं, बल्कि बहुत दफा ये तक लिखते हैं कि मदद करें और किसी तरह की हेल्प करें। जी सबूत। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा सुबुई साहिबा, अगर हम इन चीज़ों के उसमें जाएं तो बहुत से वाक़यात अभी एक आरज़ू ने बयान कर दिया। तो सेम इस तरह की बातें मेरे पास भी बहुत ज़्यादा बैग भरे हुए और आपके पास भी बैग भरे हुए होंगे। तो मैं तो असल में यही बात तो कर रहा हूँ कि अगर आप इन बातों पर जाएंगी तो दोनों तरफ से ना एक एक किस्सा होना शुरू हो जाएगा। मिसाल के तौर पर ये गुफ्तगू स्टार्ट हुई ना जिस वक्त, तो मैं अगर इसको यूं चला जाता है, इंडिया में तो ख्वातीन के हुकूक की बहुत वायलेशन हो रही है, इंडिया की सोसाइटी में बड़ी रैपिस्ट सोसाइटी है, ये वो, तो इस तरह की बातें तो की जा सकती हैं और आधा घंटा गुजारा जा सकता है, शोर शराबा भी किया जा सकता है, एक दूसरे पर कीचड़ भी उछाल सकते हैं और मजा भी बड़ा आता है और रेटिंग भी बड़ी आती है। मजे की बात, आप बड़ा एंजॉय करते हैं, मतलब लोग बड़ा खुश होते हैं, तो देखो दबा के रख दिया, किसी बात करने के काबिल नहीं छोड़ा ये सर। लेकिन बात वही है कि नतीजा क्या निकला, क्या ये कोई कंस्ट्रक्टिव डिबेट है? क्या हम किसी मसले के हल की तरफ बढ़ रहे हैं? नहीं, हम कभी भी मसले के हल की तरफ नहीं बढ़ रहे। हम अपने सुनने वालों के जहनों को मजीद आलूदा कर रहे हैं, हम उनमें मजीद नफरतें इंजेक्ट कर रहे हैं,
हम उनको मजीद तशद्दुद की तरफ राग़िब कर रहे हैं। आप ये कह रही हैं कि यकतरफा तौर पर क्या अमन कायम हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आप 100% दुरुस्त कह रही हैं। लेकिन जहाँ पर बैठ के आप बात कर रही हैं, तो मेरा ज़हन, मेरी खबरें, मेरा मुताला मुझे ये कहता है कि नहीं, ये नफ़रतें इंडिया की तरफ से आ रही हैं। और आप जहाँ पर बैठ के सुन रही हैं, तो आपको ये लगता है कि सारी नफ़रतें पाकिस्तान की तरफ से आ रही हैं। ये आपको द पोस्ट ट्रुथ टाइम है। ये आपके पास भी कुछ ना कुछ चीज़ें हैं, मेरे पास भी कुछ ना कुछ चीज़ें हैं। हम ये कहते हैं कि आएँ, वो जो सारा माज़ी है ना, उसको साइड पे कर दें। एक नए सिरे से ना आप अपनी उस बुनियाद रखें कि हम ये देखें, अब ये कोरोना जैसी जो लड़ाइयाँ, ये जो है ना बीमारियाँ, ये हमें इंसान का बच्चा शायद बना दें। इस दुनिया को शायद इस काबिल बना दें कि हम अब कम से कम गौर व फ़िक्र करें कि हम किन चक्रों में पड़े हुए हैं। मुझे बताएँ कि इंडिया का सबसे बड़ा मसला क्या है? और पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है? अगर मैं इंडिया में सर्वे कराऊँ और पाकिस्तान में सर्वे कराऊँ, तो सुबह ही मैं आपको बताऊँ कि हम दोनों मुल्कों के अंदर सबसे बड़ा मसला गुर्बत है, सबसे बड़ा मसला बेरोज़गारी का है, सबसे बड़ा मसला वसाइल के इश्यूज़ का है। लेकिन मैं आपको एक पॉज़िटिव चीज़ पाकिस्तान से बता देता हूँ। मैं इंडिया के अंदर से भी पॉज़िटिव चीज़ें निकालना चाहता हूँ और मैं सोचता हूँ कि वहाँ पर क्या-क्या पॉज़िटिव चीज़ें हैं और उन्हें दुनिया के सामने बयान किया जाना चाहिए। इंडियन लोग बहुत खूबसूरत हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म के लोग हैं, बड़ी मोहब्बत करने वाले लोग हैं। मैं आपको बताऊँ कि मेरी फ़ैमिली के लोग भी इंडिया में रहते हैं। अभी भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, अभी भी मौजूद है वहाँ पे। तो बहुत प्यार करते हैं और जब वो गुफ्तगू कर रहे, आप बातें कर रही होती हैं, मैं बड़े गौर से सुन रहा होता हूँ। मैं उनकी बातों को, मैं आर्गुमेंट को भी समझने की कोशिश कर रहा होता हूँ और साथ-साथ उस लब्बो लहजे को भी सुनने की कोशिश कर रहा होता हूँ और वो हमें बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मज़ा आता है उसको सुनते हुए। तो असल चीज़ ये है कि पाकिस्तान में जब भी इलेक्शन हुआ, मैं इस वक़्त 38 ईयर मेरी उम्र है, तो इस सारे अरसे में मैंने तकरीबन को 3-4 इलेक्शन देखे हैं। अच्छा, ये बात भी दुरुस्त है किसी हद तक कि इंतखाबात में धांधली वगैरह होती है और ये पूरी दुनिया में धांधली होती है। आपको पता है अभी अमेरिका में इलेक्शन हुए तो ट्रंप ने और वो क्या नाम है, उनके इलेक्शन में भी धांधली के इल्ज़ाम लग गए। रशिया का इलेक्शन हुआ, वहाँ पर भी धांधली होती है। ये पूरी दुनिया, आपको पता है इंडिया के अंदर भी ऐसे ही होता है। इलेक्शन कोई ऐसा थोड़ी है ना, ये ऐसा थोड़ा ही हुआ है कि अल्लाह ताला ने सारे अच्छे लोग इकट्ठे किए, एक बड़े से बैग में डाले और इंडिया में फिट कर दिए और सारे बुरे लोग एक बैग में डाले और पाकिस्तान में फिट कर दिए। ऐसा नहीं है, हम सारे एक जैसे ही हैं। हम जो लालची हैं पूरी दुनिया में ना, तो लालचियों की एक कौम है। वो थोड़े-थोड़े बाँटे हैं बनाने वाले ने। तो थोड़े सऊदी अरब में डाल दिए, जर्मनी में डाल दिए, पाकिस्तान में डाल दिए, इंडिया में डाल दिए। अच्छा, बुरे लोग भी जो है ना, वो ऐसा नहीं है कि पूरी एक सोसाइटी मुकम्मल ठीक है और दूसरी सोसाइटी मुकम्मल गलत है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम मुझ में भी लालच पैदा होगी, आप में भी लालच पैदा होगी। अभी खुदा ना ख़ास्ता अगर ज़िलज़िला हो जाए, खुदा ना करे, तो मैं और आप, हम सारे ये सारी जगह डिबेट्स होके दौड़ेंगे बाहर अपनी जान बचाने के लिए। तो ये नहीं है। हम सब में बुराइयाँ भी हैं, हम सब में अच्छाइयाँ भी हैं। इंसान की फ़ितरत में अच्छाइयाँ ज़्यादा हैं। हम जब प्यार मोहब्बत की बात करते हैं, हम इंसानियत की बात करते हैं, तो हमारा जी चाहता है हम एक-दूसरे के साथ जुड़ें। हम एक-दूसरे के साथ मिलके बातचीत करें और मामले को हल करने की कोशिश करें। मैं आपके इंडियन कई पॉलिटिशियन हैं, पाकिस्तान आते हैं, मेरी उनसे बहुत अच्छी गपशप लगी रहती है और मैं बड़ा पसंद भी करता हूँ। बहुत ज़बरदस्त किस्म के आर्गुमेंट वो दे रहे होते हैं और बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मज़ा आता है। हम तो जब इंडिया से कोई बंदा पाकिस्तान आता है तो यूँ लगे हमारा कोई बिछड़ा हुआ रिश्तेदार आ गया पाकिस्तान में। हम तो उसको यूँ इस तरह वेलकम करते हैं और सेम इंडियन भी यही करते थे। हमारे यहाँ से शायर जाते थे मुशायरों में वहाँ पे और बहुत शानदार इस्तकबाल किया जाता है। हमारे मूसीक़ार यहाँ से जाते थे। हमारे ड्रामे इंडिया में इतने पॉपुलर हो गए थे, लोग देखते थे। आपकी फ़िल्में हमारे यहाँ इतनी पॉपुलर हो गई थी। हम तो अपने वो जो स्कूल लाइफ़ में और कॉलेज लाइफ़ में जो आपके एक्टर और एक्ट्रेसेस जो होती थी, तो उनके जो इम्तिहानी गत्ते होते थे, उनमें तस्वीरें लगा के फिरते थे। तो हमें पता था ये इंडियन है। तो ये नफ़रत जो है, ये ना इंडिया में ना पाकिस्तान में है, ये सियासतदानों में है, ये मफ़ाद परस्तों में है, ये रेटिंग के लिए है। ये सारा ये चक्कर है सारा। मैं और आप और आरज़ू, हम सारे लोग इतने ही मासूम हैं, जितना माँ बच्चा पहले दिन बच्चा पैदा करती है। हम अगर थोड़ा-सा गौर करें अपनी चीज़ों के ऊपर, हम इतने ही मासूम लोग हैं। मुझे ये बताएँ कि मैं क्यों किसी इंडियन पर हमला करूँगा और कोई इंडियन मुझ पर क्यों हमला करेगा? उस वक़्त ये सारी बातें होती हैं कि जब हम पॉलिटिकली कुछ चीज़ों को प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। आपने बहुत अच्छी बात की कि मुसलमान मुसलमान को मार रहा है पाकिस्तान में। अगर आप थोड़ा-सा गौर करें तो इंडिया के अंदर भी सेम यही है। वहाँ पर भी मुसलमान मुसलमानों को मार रहे हैं।
वहां पर भी मुसलमानों के खिलाफ फतवे देते हैं। मैं यूट्यूब पर बहुत से स्कॉलर्स हैं इंडिया के, मुस्लिम, शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी को देख रहा होता हूँ। अच्छा, फिर हिंदुओं के अंदर भी यही है कि उनके अंदर भी बहुत से फिरके हैं, लोग एक दूसरे की मुखालफत कर रहे होते हैं, एक दूसरे के खिलाफ पंगेबाजियां फटेबाजियां कर रहे होते हैं। क्या हिंदू हिंदू को नहीं मारता? क्या अमरीकी अमरीकियों को नहीं मारता? अब आपको पता है अमेरिका में कल इतना आग लगी हुई है एक काले को मारने के ऊपर, वहां पर सड़कें ब्लॉक हुई पड़ी हैं और पुलिस के ऊपर हमले किए गए वहां पे। तो लोग मारते हैं, लोग ये सारे काम करें, ये सारे काम गलत है। हम इन चीजों को डिस्कस करने के बजाय, क्योंकि मैंने पहले कहा था कि इंडिया के अंदर भी और पाकिस्तान के अंदर जब भी हम डिस्कशन करते हैं तो जो हम जराइम बता रहे हो, मिसाल आरजू साहिबा ने शुरू किया और कहा कि वहां पर रेप किया गया या औरतों के साथ वायलेशन हो रही है, तो मैंने कहा जो आबादियों का तनासिब निकाला जाए तो 1% भी नहीं बनता, लेकिन मसला है क्योंकि वो खबर बनती है तो इस वजह से हमें बहुत बड़ा लगता है। मैं 2006 में दुबई में था, तो एक इराकी लड़का मुझे मिला, मेरा दोस्त बन गया वहां पे, इंडियन भी काफी दोस्त थे। तो वो इराकी लड़के ने मुझे एक बड़े मजे की बात बताई। तो उसने कहा तुम कहाँ से हो? तो मैंने कहा मैं पाकिस्तान से हूँ। कहता यार तुम्हारे मुल्क में तो बड़े हालात खराब हैं। इराकी मुझे कह रहा है जहां पर महीने में 200 खुदकुश हमले होते थे, वो मुझे कह रहा है कि तुम्हारे मुल्क में हालात बड़े खराब है। मसला है कि मीडिया की स्क्रीनें जब हम तन और हर वक्त की खबरें बताती रहेंगी हालात खराब हैं, हालात खराब हैं, हालात खराब हैं, तो जो बच्चा पैदा होने वाला है ना, वो भी यही सुन सुन के पैदा होगा कि हालात खराब है, हालात खराब है। आप अगर ये बताएं कि हमारे मुल्कों के अंदर हालात बेहतर हैं, ये देखें हमारे सार्क कंट्रीज हैं, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैं तो चाह रहा हूँ सार्क को दोबारा से हम सब लोगों को, दोबारा एक्टिवेट आप होना एक्टिविस्ट चाहिए, हैं ये जी, दोबारा एक्टिवेट होना चाहिए सार्क को। हाँ सार्क को एक्टिवेट होना चाहिए, सार्क की यूथ को एक्टिवेट होना चाहिए, जो एक्टिविस्ट है उनको एक्टिवेट होना चाहिए, और जो तालीमी माहिरीन हैं उन सबको सामने आना चाहिए और सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए कोशिशें करनी चाहिए। हम ये कब तक ये सारे फजूल किस्म, मेरा इतना जी चाहता है कि मैं इंडिया आऊँ और इंडिया के बड़े खूबसूरत इलाके उनको देखूं। आप लोगों का भी जी चाहता होगा लाहौर आने का, कराची आने का, मुख्तलिफ जगहों पर आने का। तो ये मुझे बताएं कि ये आपकी जो अगली नस्लों की अगली, देखें एक दिन तो ये तय करना है आपने ना, और एक दिन हमने भी ये तय करना है कि आखिर ये लड़ाइयां खत्म करनी है, किसी एक दिन करेंगे हम ना। देखे ना हमारे चचा की और मामू की लड़ाइयां हो जाती हैं, फुफा की और फूफी की लड़ाई हो जाती है, वो मुंह बना के बैठे रहते हैं बड़े अरसे तक ना, बैठे रहेंगे बैठे रहेंगे। एक दिन तो स्लो करनी पड़ती है ना, कोई ना कोई एक इवेंट आता है आपको यार आप मिलना है आपस में, तो यहाँ पे मैं जी जी सबू आप वो कंप्लीट इवेंट कर लें। हमारी जिंदगी में क्यों नहीं आ रहा? हम क्यों इतने बदकिस्मत हैं? लेकिन एक हमारे यहाँ आदर्श कावत जी होते थे, एक सीनियर जर्नलिस्ट होते थे हमारे यहाँ। तो उनसे किसी लाइव शो में किसी एंकर ने पूछा कि पाकिस्तान को इंडिया से किस तरह बिहेव करना चाहिए। तो उन्होंने कहा ऐसे ही जैसे किसी बड़े भाई से कोई छोटा भाई बिहेव करता है, यानी उन्होंने इंडिया को बड़ा भाई बताया था पाकिस्तान। तो लेकिन इंडिया को भी उसी तरह से बिहेव करना पड़ेगा। लेकिन उसमें एक चीज और सुबह हुई, जो आपके यहाँ प्रोटेस्ट चल रहा था दिल्ली का मुस्लिम्स का, तो अगर सब इतना कुछ परफेक्ट चल रहा है जैसे आप बता रही हैं, तो फिर वो प्रोटेस्ट क्यों था? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने आरजू पूछा है। इस पे मैं जरूर क्योंकि ये इंटरनेशनली भी काफी ये नैरेटिव सेट हुआ है, तो मैं इस पे जरूर क्लैरिफिकेशन देना चाहती हूँ। देखिए आरजू, हमारी जो आजादी, तो मैं उसको नहीं बोलूंगी, मैं विभाजन बोलूंगी कि देश के विभाजन के बाद अनफॉर्चुनेटली हमारी कंट्री पे बहुत ज्यादा ऑलमोस्ट 70 सालों तक कुछ ऐसी राज सत्ता का राज रहा है, कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज का राज रहा है। आई एम सरप्राइज, आपको वो लोग बहुत पसंद आते हैं, लेकिन उन लोगों का राज रहा है जिन्होंने नहीं, उन लोगों ने डेलिबरेटली एक अपीजमेंट पॉलिटिक्स करी, हमारे देश का कल्चर डेलिबरेटली तोड़ा, और वो अपीजमेंट करने के लिए उन्होंने एक कम्युनिटी को, एंड आई वोंट बी शाय इन सेइंग कि मुस्लिम कम्युनिटी को, अगर वो 7 खून भी करें तो उनको माफ करके कि आप अपनी धर्म सत्ता चलाते रहिए, मौलानावाद को बढ़ावा दिया। ऐसे मौलाना जो एक्चुअली इस्लाम का अरबीकरण करते हैं, सही तरह से बच्चों को इस्लाम नहीं पढ़ाया जाता है, कुरान मायने से नहीं पढ़ाया जाता है। आप सोचिए कि कुरान जो कि दुनिया की सबसे ज्यादा लैंग्वेजेस में छपने वाली एक आसमानी किताब कुरान पाक, आप उस लैंग्वेज में बच्चों तक नहीं पहुंचने देते हैं, तो अपने क्रिएटर से बच्चा कैसे कनेक्ट करेगा? सिर्फ हेड काउंट्स हैं मुस्लिम्स उनके लिए, या तो अपनी धर्म सत्ता चलाने के लिए मौलानाओं के लिए, या फिर उन पॉलिटिकल पार्टीज को वोट बैंक के लिए, दोनों ही लोगों के लिए सिर्फ हेड काउंट्स हैं मुसलमान। तो वो जो लोग हैं, वो पॉलिटिकल पार्टीज प्लस टेरर ऑर्गेनाइजेशंस
प्लस इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट, इंटरनेशनल पावर्स और जो कम्युनिस्ट्स हैं, वामपंथी हैं, माओवादी हैं, नक्सलवादी हैं, ऐसी बहुत सारी एंटी नेशनल पावर्स हैं जो हमारे देश को तोड़ना चाहती हैं। उन सब ने मिलकर इस मूवमेंट को फंड किया है, उन सब ने मिलकर इस मूवमेंट को बढ़ाने की कोशिश करी है। लेकिन यहाँ पे गुड न्यूज ये है कि लकीली इतने सालों के बाद हमारी कंट्री एक इतने सक्षम सरकार के हाथ में है कि उन्होंने बहुत सब्र, संयम और प्यार मोहब्बत के साथ उस चीज को डील किया। आप सोचिए कि वहां पे वो लोग बैठे हुए थे क्योंकि उनके दिमाग में ये मिसकंसेप्शन डाल दिया गया था कि सीएए में, यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में, मुसलमानों को भारत से बाहर निकाल देंगे। इस तरह की उनके दिमाग में डर बैठा दिया गया था। तो उस डर में बहुत सारे लोग वहां पे बैठे थे। कुछ तो देखिए आरजू डेलिबरेटली करते हैं, जो जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, बट जैसा कि सबूक ने बोला, बहुत सारे लोग होते हैं जो मासूम होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो जानते नहीं है, सिर्फ एक डर में वो वहां बैठ गए थे। तो देखिए वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम सारे कर रहे थे। राइट टू प्रोटेस्ट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत देता है, बट ऑल द फंडामेंटल राइट्स आर सब्जेक्ट टू सर्टेन लिमिटेशंस। पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी, डिसेंसी, कोई पब्लिक ऑर्डर नहीं था। 7-7, 8-8 घंटे लोग जाम में फंस रहे थे। कोई डिसेंसी नहीं थी। वहां उन्होंने दीवारों पे पेंट कर रखा था, प्राइम मिनिस्टर को हमारे गाली देने वाली उन्होंने पेंटिंग्स करी हुई थी। तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम सारे हो रहे थे। और दिल्ली में वो शाहीन बाग एक जगह है, वहां बैठे थे। और दिल्ली पुलिस सेंटर के अंडर आती है, लेकिन फिर भी, और सेंटर में बीजेपी गवर्नमेंट है, लेकिन फिर भी वहां से फोर्सफुली उन लोगों को नहीं हटवाया गया, क्योंकि उसके पीछे यही विचार था कि ये लोग एक तो ऑलरेडी डर में बैठे हैं, इनके साथ अगर किसी भी तरह का, छोटे छोटे 4-4 महीने के बच्चों को लेकर बैठे थे आरजू। सोचिए कि वहां पे पुलिस चली जाती हटवाने के लिए, स्टैम्पीड हो जाता, भगदड़ मच जाती, बच्चों की जान चली जाती। शुरू में तो आई वाज शॉक्ड कि ये क्यों नहीं इनको हटा रहे हैं, लेकिन बाद में जब मैंने सोचा तो मुझे समझ आया कि जो पार्ट क्यों नहीं हटा पाई 3 महीने तक? हटा क्यों नहीं पाई गवर्नमेंट? यही मैं आपको बता रही हूँ कि हटाया इसलिए नहीं कि ये लोग कंफ्यूजन में बैठे हैं, गलतफहमी में बैठे हैं, हमारे ही अपने लोग हैं, किसी का कोई नुकसान ना हो जाए, इनको समझा के हटाएंगे। उनको क्लैरिफिकेशंस दी गई सीएए के बारे में, वहां पे जा जा के लोगों को बताया गया कि सीएए में मुस्लिम वर्ड ही नहीं है। सीएए सिर्फ पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश की परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज को हमारी कंट्री में सिटीजनशिप देने के लिए लाया गया है। और वो उसमें भी अगर आप जानना चाहती हैं तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उनको कितना छोटा सा उनको एक रिलीफ दिया जा रहा था इन परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज को। आप भी जानते हैं माइनॉरिटी परसिक्यूशन देखिए पाकिस्तान में होता है। जब मेजॉरिटी परसिक्यूशन होता है, सेक्टेरियन परसिक्यूशन होता है, तो माइनॉरिटी किस खेत की मूली है। सबूक जी देखिए सच्चाई को मानना पड़ता है। आपके इमरान खान के एक दोस्त हैं अब्दुल खालिक, उनकी एक भड़चूंदी दरगाह में ऑर्गेनाइज्ड वे में धर्म परिवर्तन कराया जाता है। सिंध में अभी हम लोग न्यूज देख रहे थे कि तबलीगी जमात वाले लोग जबरन धर्म परिवर्तन करा रहे थे। हमारे देश में कहीं जबरन धर्म परिवर्तन नहीं होता है। अभी कुछ दिन पहले महाकुंभ हुआ था, कुंभ हुआ था हमारे देश में। दुनिया का सबसे बड़ा एक सेटअप होता है जिसमें दान पुण्य का काम होता है, गरीबों को खाना खिलाया जाता है। मैं खुद वहां पे गई थी अपने बच्चे के साथ। आप यकीन जानिए, आई थिंक 22 करोड़ लोग इस बार कुंभ में आए थे। नॉट इवन वन सिंगल कन्वर्जन, एक सिंगल कन्वर्जन मैंने नहीं देखा। तो वो हमारा कल्चर ही नहीं है। तो देखिए शाहीन बाग प्रोटेस्ट इतना ज्यादा अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल वे में हुआ, फिर भी मुस्लिम्स के साथ इस गवर्नमेंट ने कुछ बुरा नहीं किया। इनका जो नारा है, जो ये बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसको मैं जेन्युइनली मान गई कि ये लोग एक्चुअली हर तरह की फिरका परस्ती के खिलाफ हैं, जो मुसलमानों के दिमाग में भी डाल दिया जाता है। और हिंदूज में भी जो आप बोलते हैं कि सेक्ट्स हैं, डेफिनेटली हैं, लेकिन वो एक कुरीति है। हमारे अपने, हमारे वेदों और शास्त्रों के हिसाब से कास्ट सिस्टम कहीं नहीं है हिंदूज में। कास्ट सिस्टम सिर्फ कर्म के हिसाब से है और हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है, वर्टिकली प्लेस्ड नहीं है कि रैंकिंग की आप बड़े, आप छोटे, आप छोटे, ऐसे नहीं है। सिर्फ कैटेगरीज हैं कि ये काम करने वाले ये कहलाएंगे, ये काम करने वाले ये कहलाएंगे। ऐसे हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड कास्ट सिस्टम है। मेरा भी परिवार है पाकिस्तान में सबूक जी, जैसे आपने बोला आपकी फैमिली है इंडिया में, मेरी भी फैमिली है पाकिस्तान में। ऐसा नहीं है कि मेरी पाकिस्तानियों से कोई दुश्मनी है, लेकिन मेरी उस पाकिस्तान परस्त सोच से दुश्मनी है जो मेरे देश के टुकड़े करना चाहती है। वहां पे मैं प्यार मोहब्बत और आपस में मिलना जुलना और सिर्फ एक लफाजी वाली मोहब्बत पे मैं यकीन नहीं कर सकती सबूक जी, क्योंकि वो पाकिस्तान परस्ती डेलिबरेटली इस देश में होती है, पहले भी हुई है। धर्म के आधार पे हमारे देश का विभाजन हुआ है। अब आप देखिए कि हमारे देश का भी एक टुकड़ा गया, आप लोगों को भी क्या मिला। मैं हमेशा पाकिस्तानियों से ये बोलती हूँ कि आप सोचिए, मनन करिए
कि आप लोगों की स्थिति वो है जो एक पेड़ से टूटे हुए पत्ते की होती है, कि आप लोगों को, आप देखिए कोरोना में 50,000 से ज्यादा आप लोगों के यहाँ लोग इन्फेक्टेड हैं, लेकिन आप चाइना के खिलाफ कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि आप अपने कल्चर से टूट गए हैं। तो पेड़ से टूटा हुआ पत्ता के पास मुरझाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता। इस्लामिक कंट्रीज आपको डिक्टेट कर देती हैं, और सोचिए आपको डिक्टेट करती हैं, और हमारे प्राइम मिनिस्टर को पिछले 6 साल में 5 हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स मिले हैं इस्लामिक कंट्रीज में। तो थोड़ा सा आप भी सोचने की कोशिश करिए। और सबूक जी, आप अपनी कंट्री में टेरर के खिलाफ क्या काम करते हैं मैं जरूर जानना चाहूंगी। वहां पे स्कूल में बच्चों के ऊपर अटैक हो जाता है, कितने मासूम बच्चे मारे गए थे सबूक जी, क्या ये इस्लाम है? और फ्राइडेज में, जुमे के दिन मस्जिदों में बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं। इस्लाम को जो इतना ज्यादा डिफेम कर दिया गया है, वो एज मुस्लिम्स, आरजू जी की भी, आपकी भी और मेरी भी, क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम इस्लाम की रियल स्पिरिचुअल टीचिंग्स लोगों के सामने लाएं? क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है ये बताने के लिए कि नहीं, अल्लाह का इस्लाम ये नहीं कहता है, ये वो जो वहाबी मानसिकता है, आतंकी मानसिकता, जिन्होंने इस्लाम को हाईजैक कर लिया है, ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जो इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं, जो खिलाफत सिस्टम लाना चाहते हैं। किसी भी इस्लामिक स्टेट में इवन मुस्लिम सेफ नहीं है। आई थिंक 52 इस्लामिक कंट्रीज में आई थिंक वोटिंग राइट तक नहीं है मुस्लिम्स के पास, अब इंडोनेशिया को छोड़ के। और इंडोनेशिया भी शायद इसलिए बचा हुआ है क्योंकि वो अपने कल्चर से जुड़ा हुआ है। इंडोनेशिया में अगर दिन में नमाज पढ़ी जाती है तो शाम को वहां पे रामायण पढ़ी जाती है। तो मुझे लगता है कि अपने कल्चर से जुड़ा रहना बहुत जरूरी होता है। हम लोग कितनी मोहब्बत करते हैं उसका अंदाजा इस चीज से आप देखिए, कितने पाकिस्तानी एक्टर्स हमारे यहाँ आते हैं। क्या हमारी हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री किसी को काम देने में पीछे हटती है? या हमारे आपके फवाद खान के कितने फैंस इंडिया में हैं? या हमारे जो भारतीय लोग हैं, क्या वो पाकिस्तानी एक्टर्स को सुनने में या उनको देखने में किसी भी तरह का कोई पार्शल या बायस ट्रीटमेंट होता है कि नहीं, ये तो पाकिस्तानी, हम इनको नहीं सुनेंगे? ऐसा नहीं होता है सबूक जी, हम लोग बहुत मोहब्बत करने वाले लोग हैं। और बस ये है कि हाँ, वो उसकी एक लिमिट होती है, एक बाउंड्री। मैं साइकोलॉजिस्ट नहीं हूं, लेकिन मैं, साइकोलॉजी इज वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट्स। किसी भी चीज में अच्छे होने की भी एक लिमिट होती है। बाउंड्री मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज लोग आपको अब्यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। आपकी वो बाउंड्री क्रॉस करके फिर आपकी हक तलफी करना, आपको हर तरह से आपको अब्यूज किया जाता है। रही बात आपने अपराधों की करी कि क्या हिंदू हिंदू को नहीं मारता, देखिए अपराध डेफिनेटली हर जगह होते हैं सबूक जी। अपराध में मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको फेथ नहीं देखना चाहिए कि किसी ने रेप कर लिया तो वो किस फेथ का है। जैसे एक मौलाना पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को डिफाइन नहीं करता, एक बिगड़ैल मौलाना, कोई ढोंगी बाबा पूरी हिंदू कम्युनिटी को डिफेम नहीं कर सकता, नहीं रिप्रेजेंट करता। इसी तरह से कुछ गलत मानसिकता वाले लोग पूरी कंट्री को डिफाइन नहीं करते, ये मैं डेफिनेटली मानती हूँ। लेकिन सबूक जी, एक चीज मैं आपको आज बोलती हूँ प्लीज, क्योंकि आप मुझे थोड़ा परसीव्ड, आपका परसेप्शन और आपका चीजों को देखने का नजरिया मुझे बहुत इंट्रोस्पेक्टिव लग रहा है, तो मैं आपको बोलती हूँ कि आप ये जरूर जाकर देखिए कि हिंदू हिंदू को अगर मार रहा है एज अ क्राइम, ठीक है, एक हीट ऑफ द मोमेंट में एज अ क्राइम किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, लेकिन एक ऑर्गेनाइज्ड सेटअप में, एक एजेंडा के तहत कि हमें एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को खत्म करना है और हमें अपने आप को फैलाना है, ये क्या मानसिकता आपने हिंदुओं में देखी है कभी? ये मानसिकता आपको सिर्फ और सिर्फ या तो क्रिश्चियंस में मिलेगी, जो ठीक है तलवार के जोर पे अपना दम नहीं फैलाते हैं, अपना धर्म फेथ नहीं फैलाते हैं, लेकिन इमोशनली ब्लैकमेल करके लोगों की मजबूरी का फायदा उठा के अपना फेथ फैलाते हैं। गरीबों को मैंने खुद देखा है, गरीबों को, आदिवासियों को, किसी के पास खाना नहीं है, जीसस तुम्हें ये करेंगे, जीसस तुम्हारे लिए करेंगे, उनको खाना दे देंगे, उनको कन्वर्ट करा देंगे। तो ये मिशनरीज करते हैं, यही रीजन है कि पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। और मुस्लिम्स या तो तलवार की जोर पे फैलाएंगे या फिर आप किसी से शादी करेंगे तो उसको कन्वर्ट करा लेंगे। तो ये इस तरह की चीजें, देखिए आपने जैसे बोला फेथ एक बहुत पर्सनल रिलेशनशिप होती है हमारे अकीदा, हमारे और हमारे खुदा के बीच में। तो उसको फैलाने वाला एजेंडा, वो खुदा द मोस्ट बेनिफिसेंट, द मोस्ट मर्सीफुल, वो रब्बुल आलमीन, पूरी कायनात का मालिक, उसको अपने आप को फैलाने के लिए आपकी या मेरी या मौलानाओं की या वहाबियों की, आतंकियों की जरूरत नहीं है। तो मुझे लगता है कि हमारा इस्लाम, हमारा खुदा, हमारे प्रॉफिट भी बदनाम हो रहे हैं। और अक्रॉस द ग्लोब मुस्लिम्स को ये चार्ज अपने हाथ में लेना चाहिए कि वो आगे आके बताएं कि नो, दिस इज नॉट इस्लाम। और अगर कहीं टेरर एक्टिविटीज हो रही हैं आपकी कंट्री में, तो आप लोगों को भी बहुत प्रोएक्टिवली और बहुत मुखर होकर उस चीज के खिलाफत में बोलना चाहिए कि औरतें मारी जा रही हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं, बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। ठीक है, आप लोगों के लिए टफ होगा, आपकी सेफ्टी के लिए टफ होगा, मेरी सेफ्टी के लिए भी टफ है। मैं टेररिज्म के अगेंस्ट काम करती हूँ,
मेरा भी अपना परिवार है, लेकिन ठीक है, एक मिशन हमने ले लिया है तो उस पर काम करना है। तो मुझे लगता है कि अगर अमन की बात हम करें तो डेफिनेटली अपने अपने तौर पे कोई ना कोई बहुत डेफिनेटिव और बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन ले, तभी प्यार मोहब्बत की बात हो सकती है। सबूक जी, सिर्फ भारत से उम्मीद मत करिए प्लीज, पाकिस्तान में कुछ ना कुछ ऐसा काम करिए, फिर जब हम बैठ के डिस्कस करेंगे और आप बोलेंगे कि हाँ सुबुई जी, मैंने पाकिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ ये किया, मैंने आतंकवादियों के खिलाफ ये बोला, तब आई थिंक ये कॉन्वर्सेशन में थोड़ा दम लगेगा, थोड़ा मजा आएगा, और तब हम थोड़ा आगे सॉल्यूशंस पे सोच सकते हैं। जी सबू, इससे पहले मैं सबू की तरफ जाऊं, मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि जो मतलब मेरा मानना ये है कि खुदा सबका एक है, सिर्फ उसको मानने के तरीके अलग है, चाहे वो कोई मंदिर में जाके माने या मस्जिद में, वो हम उसमें हमें दोनों कंट्रीज के बीच में हमें रिलीजन को नहीं लेकर आना चाहिए। हाँ, गवर्नमेंट की पॉलिसी से जरूर इख्तिलाफ हो सकता है, हो सकते उस चीज के बारे में हम जरूर बोल सकते हैं, लेकिन सबू का पहले बात कर ले, उसके बाद मैं लास्ट क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रही हूँ यहाँ पे सुबुई, वो ये कि मुस्लिम्स जो है वो एजुकेशन में बहुत पीछे हैं इंडिया में, यानी बहुत कम बच्चे हैं जो हाई स्कूल पास कर पाते हैं। दूसरा, गवर्नमेंट जॉब्स में बहुत कम है मुस्लिम्स, और थर्ड ये कि जो सिक्योरिटी एजेंसीज होती हैं उसमें भी बहुत कम है। तो क्या अभी तक वहाँ लोगों को भरोसा नहीं हुआ है मुसलमानों के ऊपर कि वो उनको उस एजेंसी में काम करने दें, सिक्योरिटी एजेंसीज में? और दूसरा, आप जैसे लोगों के होते हुए एजुकेशन में पीछे क्यों है मुसलमान? जी जी, आरजू जी, बहुत बहुत आपने ऐप्ट सवाल पूछा है, और क्योंकि इसमें आपने इस डिस्कशन में औरतों का भी एक टॉपिक रखा था कि हम मुस्लिम विमेन की भी बात करेंगे, तो ये दोनों ही चीजें आपके इस क्वेश्चन में मैं बताना जरूरी समझूंगी कि देखिए, एजुकेशन में पीछे हैं, उसके पीछे रीजन यही है कि वही विधर्मी सरकारें जिन्होंने 70 साल तक राज किया है, उन्होंने डेलिबरेटली एजुकेशन में पीछे रखा, क्योंकि उनको सिर्फ वोट लेना था, उन्हें उससे ज्यादा मुसलमानों से कुछ नहीं करवाना था। अब जो हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट है, जिसको बदनाम किया जा रहा है पूरे वर्ल्ड में कि ये मुस्लिम्स के खिलाफ है, उन्होंने माइनॉरिटीज के लिए इतना ज्यादा काम किया है जो पिछले 70 सालों में मुसलमानों के लिए नहीं हुआ। मदरसा मॉडर्नाइजेशन हुआ, बोलते हैं कि एक हाथ में लैपटॉप मुसलमानों को वीक रखा। कुछ मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ कि प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस हमारे मुस्लिम विमेन की, क्योंकि आपने शुरू में बात करी थी, स्पेसिफिकली मुस्लिम विमेन के कुछ नाम बताती हूँ कि कैसी डायनामिक फेमिनिस्ट मुस्लिम औरतें हमारे देश में हुआ करती थी। एक नाम था शरीफा हामिद अली, जो कि मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी थी। एक थी हाजिरा बेगम, एंड शी वाज वन ऑफ द बिगेस्ट लीडर्स ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट लीडर थी। एक थी तैयबा खैदिव जंग, जो कि उर्दू नॉवलिस्ट थी, अनवरी बेगम नाम की उन्होंने एक नॉवल लिखी है। मुस्लिम एस्टैब्लिशमेंट के अगेंस्ट और मुस्लिम कुरीतियों के खिलाफ वो बात किया करती थी। अजीजा फातिमा इमाम, जो पब्लिक सर्विस के लिए बहुत फेमस रही हैं। अनीस किदवई, उर्दू और इंग्लिश लिटरेचर की बहुत फेमस नॉवेलिस्ट, जो कि मेंबर ऑफ राज्यसभा भी रही हैं। उनके हस्बैंड की विभाजन के टाइम पे डेथ हो गई थी, तो उसके 9 साल के बाद वो राज्यसभा मेंबर भी रही हैं। देन एक बहुत फेमस राइटर है इस्मत चुगताई, फियर्स फेमिनिस्ट। उन्होंने आई थिंक वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू पीपल जिन्होंने होमोसेक्सुअलिटी के बारे में लिखा था, जो कोर्ट तक उनको जाना पड़ा था, लेकिन वो मतलब उन्होंने बैक स्टेप नहीं लिया था, उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी थी, और बहुत उनको विजन था, फोरसाइट थी, समाज के बारे में बहुत समझ थी। कुर्रतुलन लैन हैदर, जिनको एनी आपा के नाम से भी जानते हैं, ये भी नॉवेलिस्ट हैं। राशिद जहान, जो एक गायनेकोलॉजिस्ट थी बट लिखना भी पसंद करती थी। रकिया सखावत हुसैन, विमेन राइट एक्टिविस्ट फ्रॉम बंगाल। तो ये कुछ नाम मैंने आपके लिए बस लिखे, दे आर वेरी फ्यू। तो मतलब मुस्लिम औरतों का हमारे देश में पहले भी विभाजन से और विभाजन के बाद भी बहुत जबरदस्त रोल रहा है, लेकिन डेलिबरेटली जब उनको बीटअप करके एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को उन लोगों ने सिर्फ वोट बैंक्स और हेड काउंट्स बना दिया, इस वजह से ये स्थिति मुसलमानों की हुई है। इसको प्लीज बीजेपी, आरएसएस या प्रेजेंट गवर्नमेंट से जो लोग जोड़ के देख रहे हैं, वो बिल्कुल नहीं जोड़ के देखिए। अगर मुसलमानों की स्थिति हिंदुस्तान में खराब है, तो वो पिछले 70 सालों की ऑडिट रिपोर्ट है, वो पिछले 70 इयर्स में मुस्लिम्स के साथ क्या हुआ इस देश में, वो है। अब क्योंकि मुस्लिम्स के ऊपर दोबारा काम होना स्टार्ट हुआ है, उनको विक्टिम माइंडसेट से उठाया जा रहा है, उनको एम्पावर किया जा रहा है,
तो आप देखिएगा कि अभी और नेक्स्ट 5-10 इयर्स में मुस्लिम की स्थिति में आपको बहुत फर्क नजर आएगा। और ये मैं एज अ भारतीय मुसलमान बहुत फक्र के साथ आपसे शेयर कर रही हूँ। जी सबूक। अच्छा, बहुत शुक्रिया सबूही जी, आपने तो हमें जो इंडियन मुस्लिम ख्वातीन है उनके बारे में बताया, लेकिन मैं असल में एक तरफ नहीं जाना चाह रहा था, लेकिन आपने कुछ पॉइंट ऐसे जिक्र किए तो जी मैंने जी कहा कि अब तारीख आपने छेड़ दी है, तो तारीख की जो सुरें जी होती जी। है वो नाजुक होती है। तो अब देखें, मैंने आपसे पहले भी कहा था बैग आपके पास ही भरे हुए हैं, तो बैग हमारे पास ही भरे हाँ हैं। हाँ बिल्कुल, हाँ बताइए। हाँ, उसका फायदा कुछ नहीं है। अब ये सिर्फ मैं इस शो की वजह से बात कर रहा हूँ, वरना मैं अपनी पर्सनल लाइफ में भी दोस्त वगैरह बैठे हूँ, मैं कहीं भी ये बातें नहीं करता। आपको पता है कि आज़ादी के बाद, ये तकसीम के बाद, आज़ादी में नहीं कहूँगा, इसको तकसीम भी नहीं मैं मानता। आपको पता है पाकिस्तान एग्जैक्टली। तकसीम नहीं हुए थे, पाकिस्तान और इंडिया बने थे। उसकी वजह थी कि इससे पहले यहाँ पर रियासतें थी। नहीं नहीं, थोड़ा सा आपको करेक्ट करूंगी सबूक जी, इंडिया बना नहीं था। इंडिया तो इज मैं नहीं कह रहा, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। पाकिस्तान बना था, नहीं नहीं, भारत तो हमेशा से ही है, आप, पाकिस्तान बना था। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि हमेशा से तो खैर कुछ भी नहीं होता और ना ही हमेशा के लिए होता है। अरे कुछ ना कुछ भारत बहुत, अरे आप पढ़िए, भारत ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। सुबह प्रकृति की में जहाँ से शुरुआत होती है वहां से आप, हमारी हिस्ट्री कितना मैं ज्यादा डेट मैं बैक आपसे, करती है, बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है। इसमें तो कोई शक की बात नहीं, आखिर हमने भी हिस्ट्री पढ़ी है, वो निसाब हमारा एक जैसा ही है। और आप भी उसी का पार्ट है, आप मैं, भटक गए हैं भले ही, नहीं आप नहीं, भी उसी अच्छा भारत का पार्ट। देखिए मैं यही बात कर रहा हूँ, आपने कहा ना हमेशा से, क्योंकि दुनिया में हमेशा से कुछ भी नहीं होता, ना हमेशा से आप है ना मैं हमेशा के लिए मैं हूँ। वो हर चीज बनती है, उसे किसी ना किसी टाइम पे बनना होता है, किसी ना किसी टाइम पर उरूज पाना होता है, कहीं ना कहीं उसका जवाल आता है और कहीं ना कहीं उसका खात्मा होता है। तारीख हमेशा कौमों के बारे में, इलाकों के बारे में, जोग्राफिया के बारे में ये चीजें हमें बताती है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आपसे मैंने कहा कि ये रियासतें थी मुख्तलिफ, उन रियासतों में मुख्तलिफ किस्म के हुक्मरान थे और उनमें पाकिस्तान भी बन गया, बाद में बांग्लादेश भी बन गया और बाद और चीजें भी आ गई सामने। अच्छा, तकसीम के बाद ये जो हुई तकसीम, इसके बाद हमने देखा कि 63 से ज्यादा इंडिया के अंदर कत्ले आम है। और मैं आपको, अगर आप चाहें तो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, अपना नंबर मुझे दे दीजिएगा, मैं आपको पूरी हिस्ट्री के साथ सारा बता देता हूँ कि ये सारे इंडिया के अंदर और इसमें हिंदू, श्योर, आई वुड रियली लाइक टू सी दैट। और आई थिंक हम उस पे नेक्स्ट अगर आरजू चाहेंगी तो एक शो भी बिल्कुल। रख सकते नहीं, हैं। बहुत 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 जी अच्छा जी। होगा, बहुत अच्छा होगा, हम बहुत सारे पढ़ के आएंगे तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन आप देखिए ना, आप मोदी जी की बहुत हमायत करती हैं। वैसे तो इंसान मुझे मोदी जी इसलिए पसंद है कि वो एक वर्किंग क्लास के आदमी, और उन्होंने बहुत निचली सतह से वो आए हैं, वो चाय के ढाबे पे काम कर रहे थे। लोगों के लिए मजाक होगा, लेकिन मेरे लिए एक फख्र की बात है कि एक बंदा इतने नीचे से स्ट्रगल करता है और स्ट्रगल करके ऊपर आता है। ये बहुत खुशाइन बात है उनकी ज़ात के अंदर। मैंने कहा मैं पॉजिटिव चीज़ भी देखता हूँ, लेकिन नेगेटिव ये है कि जब अमित शाह जैसा बंदा उनके आगे खड़ा हुआ होगा और अमित शाह जैसा बंदा मोदी का चेहरा बनेगा और गुजरात के फसादात होंगे, वहां पर लोगों का कत्लेआम किया जाएगा, लोग जिंदा जलाए जाएंगे, तो वहां पर फिर बहुत से सवाल जन्म लेंगे। अच्छा, फिर उस पर आप ये भी देखें कि सिर्फ यहाँ तक की बात नहीं है, वो जो क्या नाम था, किरकिरे, कुरकिरे नाम है, किरकिरे, कर करे। हाँ करकरे, आप उसके वाकये के अंदर देख लें। फिर पाकिस्तान की जो समझौता एक्सप्रेस है उसमें किस तरह जला दिया जाता है लोगों को, आप वो वाकया देख लें। तो ये सारी चीजें मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जब हम बैग खोलेंगे तो इन बैगों के अंदर इतनी बदबू छुपी हुई है, इंसानी लाशों की इतनी बदबूदार स्मेल है, स्ट्रॉन्ड है, तो हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, वो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये सारा कुछ हो रहा है। अभी आपने मुझे एक बड़ी हमारे लिए बहुत ही नाजुक बात है, जो एपीएस का वाक़या है हमारे आर्मी पब्लिक स्कूल में, जब हमारे बच्चे शहीद कर दिए गए जी थे। आपको पता है कि हम कई दिन रातों को सो नहीं पाए थे और हम सोच रहे थे कि हमारे अपने बच्चे हैं, अगरचे कि वो ज़ाती तौर पर तो हमारे घर में पलने वाले बच्चे नहीं थे, लेकिन वो बच्चे हमारे ही थे। वो इंडिया के अंदर मरे हैं, वो अफ़गानिस्तान में मरे हैं, वो पूरी दुनिया में कहीं भी मरे हैं, बच्चे सबके होते हैं, हम सारे इंसान बराबर होते हैं। तो हम तो सो नहीं पाए थे उन दिनों में। लेकिन आपको पता है वो किसने मारे थे बच्चे? वो किसने कहाँ मारे से थे? मारे थे? वो वो जी। अफ़गानिस्तान से आए। अफ़गानिस्तान में अरे हुए थे। सुन सुन लीजिए मेरी बात। आईएसआई कहना बहुत आसान है,
रा कहना भी बहुत आसान है। मैंने अपनी सारी गुफ्तगू में रा का नाम कहीं नहीं लिया, लेकिन रा भी इंटेलिजेंस एजेंसियां बिल्लियां पालने के लिए नहीं होती, और इंटेलिजेंस एजेंसियां सिर्फ दूध नहीं पीती, वो रोटी को चूचू भी नहीं कहती, वो सारे यही काम करती हैं। और मसला ये है कि अगर सुबुई जी आपको पता हो कि आप रा क्या क्या करती इंटेलिजेंस नहीं सबूक जी, देखिए इंटेलिजेंस एजेंसीज का ये काम नहीं होता है। आपका आईएसआई अगर ये काम करता है तो आप ऐसे टैग सभी कंट्रीज की इंटेलिजेंस एजेंसीज बिल्कुल ऐसी होती हैं आप नहीं कह सकते, क्योंकि मैं आपका एक्सपीरियंस खराब है। नहीं नहीं आपका सुनिए मेरी बात, आपका मैं सुनिए मेरी बात, मैं अपनी देश की इंटेलिजेंस एजेंसी के बारे में बुरे अल्फाज इसलिए सुनना पसंद नहीं करूंगी क्योंकि हम लोगों की बहुत मॉरल वैल्यूज के साथ हम काम करते हैं। आपने क्योंकि आईएसआई का बिल्कुल मैं एक्सपीरियंस आपका खराब रहा है, तो इट डज नॉट मीन कि सारी कंट्रीज की इंटेलिजेंस एजेंसीज ऐसी होती हैं। आपने कहा इंटेलिजेंस एजेंसीज सारी ऐसी होती हैं, तो दैट मीन्स आपका आईएसआई का एक्सपीरियंस खराब है ना। सुने मेरा सुने, मैं जर्नलिस्ट हूँ, जर्नलिस्ट विदाउट बॉर्डर होता है, उसका कोई बॉर्डर नहीं होता, मैं हर जगह खबर के लिए जाता हूँ। आईएसआई, एक मिनट रुक जाइए, आपकी आईएसआई यही काम करती है? देखिए मेरी बात बता दीजिए। अरे नॉन बायस जी बताइए, सच ही बताइए। आप एक मिनट रुक अरे सच बताइए। नहीं आप सच बताइए, क्या आईएसआई यही काम करती है? तो फिर आप कैसे सपोर्ट कर रहे हैं देश को? आप अपने कैसे आप सपोर्ट कर रहे हैं कंट्री को? अरे गलत को गलत बोलिए सबूक जी, गलत को गलत बोलिए, सिंपल। मैं रा को गलत बोल रहा हूँ ना, इसलिए तो बोल रहा हूँ गलत है। नहीं, आप रॉ को इसलिए गलत बोल रहे हैं क्योंकि आपका तजुर्बा आईएसआई के साथ ऐसा रहा है। आपने क्योंकि अपने घर में जो देखता है, जिस तरह का चश्मा लगाता है, जो एक्सपीरियंस होता है, दूध का जला, हमारे यहाँ एक कहावत है, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। ये नहीं है, ये आपकी कहावत नहीं, ये उर्दू की कहावत है, ये हर जगह ऐसी चलती है, पाकिस्तान में भी। दूध के जले हैं, हमने माना आप दूध के जले हैं, अच्छा मेरी बात, लेकिन हर चीज फूंक फूंक के मत पीजिए। आप गोस्वामी जी बन गई हैं इस वक्त ना आप। मेरी बात नहीं मैं आपसे सच बात मेरी बात, आप जब गुफ्तगू कर रही थी आपने बहुत से इल्जामात लगा, मैं खामोशी के साथ सुने पूरे उसके साथ, क्योंकि अभी हमारी गुफ्तगू ना किसी ने नहीं सुन सका, कोई नहीं सुन सका, क्योंकि आप ही थोड़ा सा हाइपर हो गई और मेरी आवाज बुलंद होगी क्योंकि आप ऊंचा बोल रही थी। हमें चाहिए कि देखें, सबसे पहले गुफ्तगू के आदाब क्या होते हैं। गुफ्तगू के आदाब ये हैं कि आप अपनी सारी बात मुकम्मल करें और मैं आपकी सारी बात को सुनूं, और मेरी जब बात हो तो आप मेरी बात को पूरी तफसील के साथ सुने। देखिए आपने मैंने एक जगह भी बोला हूँ, मैं मुस्कुराता रहा, आपकी बात सुनता रहा और खामोशी के साथ पूरी आपकी बात मुकम्मल होने दी। आप तकरीबन 15 मिनट से ज्यादा बोली थी, चुप करके सुनता रहा। और देखिए मैं किस तरह सुन रहा हूँ कि मेरे गेस्ट बैठे हुए 7 कमरे में, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं जो बात है पूरी करके जाऊंगा अपनी ना। तो ये हाँ, तो ये देखिए सबसे ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हम असल में डी ट्रैक हो जाते हैं। इसी तरह इंडिया भी डी ट्रैक हो जाता है, पाकिस्तान भी डी ट्रैक हो जाता है। मैं आप अगर कहती है ना कि मैंने पहले आपसे कह दिया था कि खुदा ऐसा नहीं करता कि वो सारे अच्छे लोग एक बैग में डाल के इंडिया में फेंक दे और दूसरा बैग पाकिस्तान में फेंक दे, ऐसा नहीं होता। आपको लॉजिकल बुनियादों के साथ, रीजनिंग के साथ, पूरे अपने शऊर के साथ चीजों को देखना होगा, खराबियां कहाँ से हो रही हैं। बस आप कह रही हैं ना कि आपको अपने घर का गंद खुद साफ करना होगा, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो आपको अपने घर का गंद साफ करना चाहिए, मुझे अपने घर का गंद साफ करना चाहिए। और अगर आप अपने घर के गंद को छुपाएंगी, उसके सर पे ताज पहनाएंगी, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा, मामला सेट नहीं होगा। तो हमें ये देखना चाहिए। तो जब भी असल में इशू क्या होता है, इशू पाकिस्तान इंडिया का, मैंने मुज़ाकरात खुद कवर किए हुए हैं। पाकिस्तान इंडिया की जो टॉक्स होती थी मैंने कवर किए हैं फॉरेन ऑफिस में। मुझे पता है कहाँ पर क्या क्या दो नंबरियां करते थे, ये दोनों मिलकर दो नंबरियां करते थे, कहाँ पर फ्रॉड होते थे। मैं अपनी आंखों से देख के आया हूँ भाई। मैंने 2005 में जो सार्क समिट हुआ था वो मैंने कवर किया हुआ है। क्या कहते हैं जो नेपाल में देखा हुआ है जाके। फिर भी आप उसकी हिमायत कर रहे हैं कि वो दोबारा होना चाहिए। मुखालफत कर रहा हूँ कि मैं हमायत, मेरा काम हमायत करना नहीं है। मैं एक्टिविस्ट नहीं हूँ, मैं जर्नलिस्ट हूँ। जर्नलिस्ट का काम है खबर पढ़ना, खबर देखना और खबर के मुताबिक अपना तजिया करना। आपके पास खबर दुरुस्त होगी तो आपका एनालिसिस भी दुरुस्त होगा। आपके पास खबर के बजाय प्रोपगंडा होगा तो गुफ्तगू और एक्टिविज्म भी प्रोपगंडे की सूरत में निकल गया। लेकिन सबूक जी, जो इतना बड़ा अटैक हुआ, जिसको आप ये कह रहे हैं कि आपके लिए बहुत इमोशनल सब्जेक्ट है, उसको भी आप एकदम दरकिनार कर रहे हैं और कोई रिस्पांसिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है।
कि नहीं पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है उसके अंदर? आप मेरी बात ही नहीं सुनी आपने। वो जी बताइए, जी बताइए प्लीज, उसके बारे में जरूर बताइए। वो अफगानिस्तान से हुआ था, लोग अफगानिस्तान में बैठे हुए थे वहां पे, और उन लोगों के इंडिया के साथ राब्ते थे, और ये सारे राब्ते पूरी दुनिया के सामने सामने आ चुके थे। और हमें अभी आपको एक मिनट रुकिए, अभी सुन जाए, मैं आपको एक और वाकया बताता हूँ, अभी का वाकया बताता हूँ। अभी जो अफगानिस्तान में तालिबान के साथ डायलॉग हुए, इंडिया को डायलॉग में शामिल नहीं किया गया। उसकी वजह ये थी कि अमेरिका और तालिबान के आपस में डायलॉग हुए। जो अशरफ गनी की गवर्नमेंट है उसको इंडिया सपोर्ट कर रहा है, ये हक है इंडिया का, जिसको चाहे वहां सपोर्ट करे, वो सपोर्ट कर रहा था। हम पाकिस्तानी भी सपोर्ट करते हैं कि इंडिया अफगानिस्तान के अंदर अमन आना चाहिए। उसकी वजह है कि अफगानिस्तान में बदअमनी है, पाकिस्तान तबाह हो रहा है, क्योंकि हमारे साथ बॉर्डर गुम मिला हुआ है। अफगानिस्तान से लाखों की तादाद में लोग बगैर उसके ट्रेवल करते हैं वीजा के, वो आते हैं जाते हैं ये करते हैं। अभी हम वहां पर अपनी जो है बाढ़ वहां पर लगाना चाह रहे हैं। तो जो बात समझने की है, वहां पर जब डायलॉग हुए इंडिया को उसमें शामिल नहीं किया गया, इंडिया ने वहां पर लॉबी स्टार्ट कर दी। मैं इस वक्त न्यूयॉर्क में था, अमेरिका में बैठा हुआ था, वहां पर जो जर्नलिस्ट बैठे हुए थे, मैंने कहा कि इंडिया अब यहाँ गड़बड़ करेगा। उसकी वजह असल में क्या है कि जब भी इंडिया के अंदर प्रो पाकिस्तान गवर्नमेंट आई है, इंडिया ने वहां पर लॉबिंग या बंदे मरवा दिए, या उसके बाद सूरत ऐसी पैदा कर दी कि वहां पर पाकिस्तान की हमायत में हिज़ार का भी पैदा होना सके। आप सुनिएगा मैं आपको बता रहा हूँ रैशनल तरीके से। जी जी बोलिए बोलिए बोलिए। अब कोई तजियत अफसर नहीं है। अभी इंडिया के अंदर जो हॉस्पिटल में हमला हुआ नहीं है, और वहां पर फेक पिक्चर स्पेशली इंडियन मीडिया की तरफ से धड़ाधड़ फैलानी शुरू कर दी गई, ट्विटर मीडिया सोशल मीडिया पर सारी फेक पिक्चर्स थी। और अभी वो कहा गया जी ये जो हमला ये तालिबान ने क्या कहते हैं वहां पर किया है। आपको पता है कि तालिबान का और अमेरिकन गवर्नमेंट का जनवरी से एक मैकेनिज्म तय है। अब क्योंकि आपको इन चीजों का नहीं पता होगा, मैं कवर करता हूँ इन चीजों को, मुझे पता है। एक मैकेनिज्म के तहत वहां पर ये तय हुआ था कि जब ये आपस में मुआहदा करने के लिए जा रहे थे फरवरी में, तो अगर तालिबान कोई भी खिलाफवर्जी करेंगे और या अमेरिका की तरफ से होगा, तो ये जो अस्करी रहनुमा है, जो अस्करी माहिरीन है, उनका एक कमीशन बनाया गया था। उस कमीशन ने कहा कि ये जो हमला है ये तालिबान ने नहीं किया। और ये जो माइक पोम्पियो है, उनका स्टेटमेंट आया कि ये अशरफ गनी ने कहा कि ये हमला तालिबान ने किया, तो उन्होंने कहा कि ये तालिबान ने नहीं किया। असल में अशरफ गनी साहब ये चाह रहे थे कि तालिबान के ऊपर इल्जाम लगा दिया जाए, और उसके बाद हम एक ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट कर दें कि पूरी दुनिया में ये बताया जाए कि तालिबान तो दहशतगर्दी छोड़ नहीं रहे, और पीछे असल में इंडिया था। इंडिया की असल में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है अफगानिस्तान के अंदर, वो होनी भी चाहिए, उसका हक है, क्योंकि एक मुल्क अगर तस्लीम करता, हम कौन होते हैं किसी को रोकने वाले। लेकिन आप एक सेकंड, आपकी बात अगर हो गई हो, नहीं आपकी बात हो गई हो तो मैं थोड़ा सा इस पे बोलना चाहती हूँ। आप मेरी बात नहीं हुई, मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई, मेरी बात तो मुकम्मल हो गई, मैं समझ गई आपकी बात। अब मेरी मुझे मैं बता रहा हूँ, अरे आपकी बात मैं समझ गई, लेकिन आप जो सब कुछ आप बोल रहे हैं, देखिए सुनिए मेरी बात, सुनिए सबूक जी, इंडिया कैसे टेररिज्म कर रहा है मैं आपको बताता हूँ। अरे आप मेरी बात सुनिए पहले, मैंने पूरी बात सुनी, मेरी बात बताइए कि आप जो कुछ भी बोल रहे हैं उसकी सोर्स सुनिए। बिना सोर्स जाने आपकी बात सिर्फ ये बोलने में कि मैं वहां पे था, उससे आपकी बात प्रूव नहीं हो जाती है। आपको बात बोलने के पीछे सारी बात सुनी मैंने आपकी बात की कोई सोर्स नहीं है। कौन सी मीडिया में है? इंटरनेशनल मीडिया में है। आप मुझे एक भी मीडिया में दिखाइए कि इंडिया कोई टेरर अटैक करवाता है। ये मुझे बहुत मजाक, हास्यास्पद, कॉमिक बात लग रही है। मैं सीरियस कह रहा हूँ, इंडिया बहुत दहशतगर्दी करवा रहा है। अफगानिस्तान में तबाही है, उसके अंदर इंडिया पाकिस्तान में जिन लोगों को आप सरपरस्ती देते हैं उनको इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित किया जाता है। हमारा एक भी भारतीय आप बता दीजिए जो इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित हुआ हो। ये सारे मोदी इंडिया का एक भी इंसान बता दीजिए जो इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित हुआ हो। आगे कितने लोग टेररिस्ट घोषित हुए? मोदी जी, अभी तो आप बोल रहे थे मैं मोदी जी का बहुत सम्मान करता हूँ। एक डेमोक्रेटिक कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को आप टेररिस्ट बोल रहे हैं। कौन से चार्ज है उनके खिलाफ? कौन से चार्ज है उनके खिलाफ? कौन सी कोर्ट ने उनको टेररिस्ट डिक्लेयर किया? लोगों को तबाह बर्बाद किया। आरजू जी इनको प्लीज बोलिए, मैंने बहुत देर सुना, मुझे रिप्लाई देने दें। नहीं हुई, आपने मेरी बात नहीं सुनी पूरी। मैं जो आपको नतीजा बताने वाला था उस वक्त आप बोल पड़ी
पहले भी आप बोल पड़ी, मसला देखे ना, ये वही बात है असल में सैम। टाइम क्यों वेस्ट खत्म हो रहा है सबू, प्लीज। नहीं, मैं एक जुमला बोल रहा हूँ, मैं जी मैं आपको सीरियस बता रहा हूँ, ये जो आप जिस तरह आप कर रही है ना, सेम यही रवैया मुज़ाकरात में भी होता है और सेम ये रवैया इंडिया का भी है। ये असल में मजमूई रवैया है जिसको हम देखते हैं। और आपके जब इलेक्शन होते हैं ना, वो सारे इलेक्शन एंटी पाकिस्तान होते हैं। पाकिस्तान में कोई भी इलेक्शन एंटी इंडिया नहीं लड़ा गया। आपका हर क्योंकि ओके ओके पाकिस्तान के खिलाफ आरजू, आई वुड नीड few seconds। उसकी वजह से आप उसकी वजह आप कहेंगी नहीं ये पाकिस्तान में टेररिज्म है, क्योंकि इंडिया। अरे आरजू, आई वुड नीड few seconds to reply please। जी सबू रुक जाइए जी। बार बार सबू गुजरात दंगों की बात कर रहे हैं। पहले तो गुजरात दंगों की आप हिस्ट्री उठा के पढ़िए कि वो शुरू कहां से हुआ है। और गुजरात दंगे की अगर आप ब्लेम करके एक इंसान को टेररिस्ट घोषित कर रहे हैं, 2014 में वो सेंटर में आए हैं पूरी बहुमत के साथ। 14 से लेके 20 तक 6 सालों में एक भी सांप्रदायिक दंगा, जब उनके पास कंप्लीट पावर थी, अगर वो चाहते, शाहीन बाग में कितना इलीगल किया मुस्लिम्स ने, उन्होंने किसी मुसलमान के साथ कुछ बुरा नहीं किया, क्योंकि वो सबको मिला के लेके चलना चाहते हैं। आरजू, I want uninterrupted few seconds please, this is not fair, I'm your guest। आरजू please I'm your guest, I want few uninterrupted seconds। इन्होंने बात करी हॉस्पिटल में जो अटैक्स हो रहे थे उनकी फेक वीडियोस चली। हमारी नेशनल मीडिया ने पूरा रिसर्च करके ये पता लगाया है कि बहुत सारी वीडियोस, फेक वीडियोस सऊदी अरब और पाकिस्तान से रिलीज की जा रही थी भारतीय मुसलमानों को बदनाम करने के लिए। मौलाना शाद जो तबलीगी जमात के हेड हैं, उन्होंने वो पहले तो वीजा रूल्स का वायलेशन करके यहाँ पे आए, उसके बाद एक कोरोना के बाद जब पैंडेमिक डिक्लेयर हो गया, लॉकडाउन डिक्लेयर हो गया, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ वो मुसलमानों को भड़का रहे थे, मास सुसाइड करने के लिए, जेनोसाइड करने के लिए लोगों को इंस्टिगेट कर रहे थे। उनके मौलाना शाद ऑफ तबलीगी जमात, उनके खिलाफ एपिडेमिक एक्ट, उनके मौलाना शाद मैं मैडम आपके जमात। अरे आरजू, मेरी बात पूरी नहीं हुई है, मेरी बात प्लीज पूरी होने दीजिए। उनके खिलाफ अरे मेरी पूरी तो होने दीजिए। उनके खिलाफ एपिडेमिक एक्ट, आईपीसी के चार्जेस 304 के तहत गैर इरादतन हत्या, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, 100 से ज्यादा उनके बैंक अकाउंट से जनवरी, फरवरी, मार्च उनके अकाउंट में सबसे ज्यादा पैसा आया है। और मलेशिया में भी हॉट बेड ऑफ कोरोना बना के आए, वो पाकिस्तान से भी वहां पे जमाती आए हुए थे। रही बात आप इलेक्शन की, बोलते हैं कि इंडिया में हर इलेक्शन पाकिस्तान के नाम पर होता है, ये गलतफहमी आपको किसने दे दी? पाकिस्तान हमारे लिए कोई मैटर नहीं करता है। आप लोगों के यहाँ तो 1971 से कोई इलेक्शन ही नहीं हुआ, आप लोगों की तो पूरा मिलिट्री डिक्टेटरशिप पे देश चल रहा है। आपका जब इलेक्शन होना ही नहीं है प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ, तो आपको किसी चुनावी मुद्दे की जरूरत ही नहीं है। दूसरा आपने एक बात, आरजू, जस्ट वन लास्ट थिंग, आपने मेरी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को, मेरे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को टेररिस्ट बोला है अपने चैनल पे, और मैं आरजू आपके चैनल पे बोलती हूँ, ये प्रूव करेंगे इस बात को। आप प्रूव करिए कि उनको किसने, कौन सी कोर्ट ने, कौन से चार्ज है, कौन सा केस है उनके खिलाफ टेररिज्म का, आप उसको प्रूव करेंगे। मैं बताता हूँ, हाफिज सईद के खिलाफ कौन सी अदालत ने फैसला दिया दहशतगर्द है? आपके टेररिस्ट हाफिज सईद की मैं आपको इतनी वीडियोस भी सुनवा दूंगी, ऑडियो विजुअल सब सुनवा दूंगी। क्या सुनवा देंगी? टेरर क्या सुनवा सकते हैं? लोगों को टेररिज्म करने के लिए, इंस्टिगेट करने के लिए, लोगों को टेरर के लिए इंस्टिगेट करने के लिए। और क्या? तो एक वीडियो सुनवा दीजिए मुझे, मेरा नंबर लीजिए आरजू से, मुझे प्लीज वो वीडियो भेजिए, मुझे वीडियो भेजिए। मेरी बात सुनिए, लोगों को आतंकवाद करने के लिए उकसाने वाली वीडियोस आपके यहाँ से आती हैं। पता नहीं है, उसने आपको ब्लैकमेल किया हुआ है, वो बहुत टिपिकल किस्म का दहशतगर्द है। और मैं सीरियस बताऊं, पाकिस्तान में फौजी इक़्तिदार ले जाते हैं, इंडिया में दहशतगर्द ब्लैकमेल। एक सेकंड, आई डिडंट गेट दैट। मुझे किसने ब्लैकमेल किया हुआ है? मुझे किसने ब्लैकमेल किया हुआ है? आरजू, आई वांट टू नो, मुझे किसने ब्लैकमेल किया हुआ है? वरना आवाज रुकेगी स्काइप में, ये प्रॉब्लम है। आप लोग एक एक करके, लेकिन बात को कंप्लीट करें, क्योंकि मेरी बात सुने, आपको खत्म भी करना है, ये तो कल तक चलता रहेगा। हाँ, ये तो चलता रहेगा। इसलिए मैंने कहा था कि ये बैग ना खोलें आप, लेकिन आप शौकिया तौर पे खोल रही थी। अरे तो आपके बैग में कुछ था नहीं, तो आपने फर्जी बातें करनी स्टार्ट कर दी ना। वो देखिए ना, आपने वो बातें करनी स्टार्ट कर दी जिनकी कोई सोर्स नहीं है। असल में आपके बैग में 63 कत्लेआम पड़े हुए हैं, आपके बैग में असम का कत्लेआम है, आपके
आपके बैग में छत्तीसगढ़ का कत्लेआम है, आपके बैग में गुजरात का कत्लेआम है और मेरा बैग खाली पड़ा हुआ है। मेरे बैग में अफगानिस्तान से, इंडिया के बैग से दहशतगर्द आते हैं, यहाँ पे आके हमले करके चले जाते हैं। आपके बैग में आरजू प्लीज मेरे बैग में लाशें पड़ी हैं, मेरे बैग में आपके बैग में मासूम बच्चों की लाशें पड़ी हैं जो आप खोलने से डर रहे हैं, जो आप खोलने से डर रहे हैं। आपने अभी अफगानिस्तान के काबुल में मैटरनिटी वार्ड में घुस के 2-3 4 महीने के बच्चों को आपके पाकिस्तानियों ने मारा है। आप अपना बैग खोलेंगे तो पागल हो जाएंगे। आपका जमीर आपको जिंदा नहीं रहने देगा अगर आप वो बैग खोलेंगे तो। वो मासूम बच्चों के खून से भरा पड़ा है आपका बैग। आप पूरी टेरर कंट्री है, आपके पास कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई अर्थव्यवस्था नहीं है। पाकिस्तान में मासूम लोगों को कत्लेआम किया, वो इस तरह से बात नहीं हो पाएगी। सपोर्ट कर रहा है, इंडिया सपोर्ट कर रहा है वहां पर, और दाइश आरजू इस तरह से बात नहीं हो पाएगी। इंडिया और काम नहीं कर रहा है, इस तरह से बात नहीं हो पाएगी जी, इस तरह से बात नहीं हो पाएगी। नहीं मेरी बात नहीं, एक मिनट, जब बात इन्होंने सारी शुरू की, आप सुन नहीं पा रही, मेरा हक है ना, अब मैं बोलूंगा। इन्होंने बात की थी, उसका जवाब नहीं दे रहा हूँ। ये नहीं हो पाएगा, जवाब में ना मेरे पास खत्म हो रहा है। प्लीज ऐसे रिकॉर्डिंग होगी तो किसी की ना आपके पास ना तबुई की, तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ। आप जो देख रहे हैं, मेरी बारी थी ना, मुझे अपनी बारी बोलना नहीं चाहिए। अरे तो आपकी बारी आधे घंटे तक थोड़ी चलेगी, आपकी बात हो गई, सुन ली ना, आधे घंटे तो आप बोली और आपकी बात सुन ली मैंने। आपने बोले 10 सेकंड्स जी सबूई, आप बात कंप्लीट करें। जी जी मैं अपनी बात कर रहा हूँ। बस ये कि अफगानिस्तान का जो अस्पताल था, तो ये कह रही है वो हमला पाकिस्तान ने किया। अमेरिका ने भी और पूरी दुनिया के इंटेलिजेंस इदारों ने बता दिया कि ये जो हमला था ये असल में दाइश ने किया, और दाइश को सरपरस्ती है अफगानिस्तान में तालिबान को काउंटर करने के लिए इंडिया सपोर्ट कर रहा है दाइश को। और इंडिया दूसरी जगह दाइश को कहां सपोर्ट कर रहा है? कश्मीर की जो मूवमेंट है उसको तबाह करने के लिए इंडिया ने एक प्लान किया और दाइश को वहां पर इंस्टॉल करना शुरू कर दिया। और जब भी इंडिया कश्मीरों पर वो अटैक किया जाता है और बहाना ये बनाया जाता है हम असल में दाइश को काउंटर कर रहे हैं। तो दाइश, और रुके ना, बात तो सुन ले मेरी बात। सुन ली, हो गई, जल्दी कंक्लूड करिए। असल में इंडिया जितनी भी टेररिज्म है उसको भरपूर तरीके से सपोर्ट कर रहा है। और मोदी साहब असल में टेररिस्ट माइंड के आदमी हैं, और वो उन्होंने गुजरात का मास्कर भी किया, और इस वक्त तक 63 जो मास्कर हैं वो वहां पर हो चुके हैं। जब ये सारी सूरत हाल होगी उसके बाद कैसे अमन कायम होगा? आप कह रही हैं जी, असल सुने मेरी बात सुने। अरे आरजू हो गया, प्लीज आई वांट टू कंक्लूड मैं कंक्लूड करना चाहती हूँ। आरजू मैं कंक्लूड करना चाहती हूँ, प्लीज। एक जुमला मेरा सुने, एक जुमला आखिरी लास्ट, उस पर मैं नहीं बोलूंगा, फिनिश। अच्छा, वो ये इन्होंने कहा कि खुद इन्होंने माना कि इंडिया में जो इससे पिछली हुकूमतें थी वो सारी मुसलमानों को पीछे रखती थी, उनको पढ़ने नहीं देती थी, मसीहों को पीछे रखती थी, उनको तो हम भी तो यही कह रहे हैं कि आपकी हुकूमतों ने इंडिया में अकलीतों का सत्यानाश कर दिया, उनको तबाह बर्बाद कर दिया, उनके लिए जीना तंग कर दिया, रोटी के लिए खत्म कर दी। तो आप भी ये बात मान रहे हैं, तो हम भी ये बात कर रहे हैं। लास्ट कमेंट कोई आपका, और फिर मैं क्लोज। जी आरजू, ये सबूक जी जो भी बोल रहे हैं उससे मुझे एक अल्फाज याद आता है, हेलुसिनेशंस। क्योंकि इनके पास कुछ रियल फैक्ट बोलने के लिए नहीं है तो ये इमेजिन कर रहे हैं चीजें। इन्होंने बोला हमारे बैग में बहुत कुछ है, अनफॉर्चुनेटली आपके बैग में कोई रियल फैक्ट है ही नहीं। आपके बैग में अगर आप झांकेंगे तो आपके स्कूल में वो आतंकी हमला होगा जिसमें आपको अपने पाकिस्तानी बच्चों की लाशें दिखाई देंगी। आप अगर अपने बैग में झांकेंगे, फिर बीच में मत बोलिए, आप अगर अपने बैग में झांकेंगे, अगर आप अपने बैग में झांकेंगे तो आपको अभी अफगानिस्तान में काबुल में जो आपने 2-2 महीने के बच्चों को मारा है आपको वो दिखाई देगा। आप बलूचिस्तान में जो आप मास स्लॉटर करते हैं लोगों का, आपको वो दिखाई देगा। आपको ये दिखाई देगा कि आपकी पूरी कंट्री एक्चुअली आपकी कोई इकोनॉमी नहीं है, पूरी एक टेरर फंड्स पे आपकी कंट्री चलती है। तो आपके पास बीच में मत बोलिए, पूरी बात मेरी सुन लीजिए। आरजू, दिस इज नॉट द वे। मैंने सुनी थी बात। आपकी पूरी कंट्री टेरर फंड्स पे चलती है, इसलिए आपकी मजबूरी है चाइना के तलवे चाटना। अगर आपको मुसलमानों का इतना दर्द होता है, अगर आपको लगता है कि हिंदुस्तान में मुसलमान, आरजू ये बीच में बोलेंगे तो बात नहीं हो पाएगी। प्लीज आस्क हिम टू लिसन। प्लीज
अगर इनको लगता है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ बुरा होता है तो ये अपने उन मास्टर्स चाइना से सवाल क्यों नहीं पूछते हैं, जिन्होंने कम से कम 10 लाख मुसलमानों को प्रिजनर बनाया हुआ है, जो इस्लाम को एक मानसिक बीमारी बोलते हैं, जो बुर्का पहनने को हराम बोलते हैं, जो एक मेंटल डिजीज मानते हैं इस्लाम को, आपके मास्टर्स चाइना। और आरजू दूसरी बात, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर को टेरर माइंडसेट का बोल रहे हैं। अभी अमेरिका की जांच एजेंसी का फायदा लेके उनके पीछे झुकने की कोशिश कर रहे थे और थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि हर कंट्री की जांच एजेंसी टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होती है। आई एम सॉरी टू से, आपकी देश की आईएसआई अगर ऐसी है तो सारी दुनिया की जांच एजेंसीज ऐसी नहीं हो जाती है। जब तक आप लोग, आरजू प्लीज आस्क हिम टू लेट मी फिनिश, जब तक आप लोग इंट्रोस्पेक्शन नहीं करेंगे, जब तक अपने हथियारों के नाम गजनवी और गौरी रखना बंद नहीं करेंगे, जब तक आतंकवादियों को ग्लोरीफाई करना बंद नहीं करेंगे, तब तक आपको उधार की वॉर वेपन्स, उधार की अर्थव्यवस्था, उधार की दवाई, उधार की जिंदगी पे रहना पड़ेगा। एक बात लास्ट बार बोल के कंक्लूड कर रही हूँ आरजू, कि आपको इस प्रेजेंट गवर्नमेंट से, आपको मोदी जी से क्या प्रॉब्लम है मैं आपको बताती हूँ, आपको सुनना पड़ेगा। अब आप अमेरिका को आप बहुत वर्ल्ड पावर मानते हैं। आरजू जस्ट फ्यू सेकंड्स, आरजू मैं ये बात कंक्लूड करके जाऊंगी। जस्ट लास्ट थिंग, आप मेरे प्राइम मिनिस्टर को टेररिस्ट क्यों बोल रहे हैं, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ। ये इसी तरह झूठ बोलती हैं, पहले ये कहती हैं आरजू प्लीज, नो दिस इज नॉट द वे। ऐसे अरे अपनी कंट्री के मैनरिज्म मत दिखाइए, दूसरे पैनलिस्ट की बात होने दीजिए, अपनी कंट्री की तमीज मत दिखाइए, बात पूरी होने दीजिए पैनलिस्ट की। आरजू मेरी बात पूरी नहीं हुई थी, प्लीज आप एक साथ, मेरी बात पूरी नहीं हुई थी। एक सेकंड चुप हो जाता हूँ, एक सेकंड में बात करें। अरे आपकी बात बाद में, पहले मेरी बात तो पूरी हो जाएगी तभी तो आप बोलेंगे। लेट मी फिनिश। आरजू मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई थी, मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहती हूँ जी। इनको जो ये हमारे प्राइम मिनिस्टर को टेररिस्ट बोल रहे हैं वो मैं इनका बता दूं, इनको पेट में दर्द क्यों है मैं बताती हूँ। अमेरिका को ये लोग वर्ल्ड पावर समझते हैं, हर चीज के लिए लुक अप टू अमेरिका। हथियार चाहिए तो अमेरिका, पैसा चाहिए तो अमेरिका, दवाइयां चाहिए तो अमेरिका। सुनिए, अमेरिका आज तक नॉर्थ कोरिया पे अटैक करने की हिम्मत इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि उनकी मिसाइल्स की रेंज में है। लेकिन आपकी सो कॉल्ड टेरर कंट्री पाकिस्तान ने जब पुलवामा में हमारे 44 सैनिक शहीद करे थे तो आपकी न्यूक्लियर पावर की धमकी आपकी पॉकेट में घुसा दी थी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने। वो डर बोलता है आपका। आपके पड़ोसी होने के बावजूद, न्यूक्लियर पावर होने के बावजूद, आपके घर में घुस के, आपके बालाकोट में आपके आतंकवादी शिविर इस प्रेजेंट गवर्नमेंट ने खत्म करे थे। वो डर है आपका, इसलिए आप टेररिस्ट बोलते हैं क्योंकि टेरर है उनका टेरर आपकी आतंकी मानसिकता पर है, उनका टेरर आपके देश के आतंकवादियों के दिमाग में है। आपको सोते जागते मोदी जी आरएसएस दिखाई देते हैं क्योंकि आपको लगता है कि कश्मीर तो हाथ से निकल गया, अब पीओके भी जाएगा, हमारा देश भी 4 टुकड़ों में बट जाएगा। तो आप लोग बौखलाए हुए हैं, आप लोग बौखलाए हुए हैं। जो इंडिया करना चाहता है ये वो है, वो दहशतगर्दी। अब सुने 1 मिनट से ऊपर नहीं, क्योंकि मेरा ऑलरेडी टाइम बहुत ज्यादा है। 1 मिनट में खत्म कर रहा हूँ। असल में ये आखिर में इन्होंने इंडिया का पूरी वो दहशतगर्दी का मॉडल फराहम कर दिया कि इंडिया कैसे दहशतगर्दी करेगा और पाकिस्तान को 4 टुकड़ों में तकसीम कर देगा, दहशतगर्दी का पहला इल्जाम। दूसरा उन्होंने कहा कि हम हथियार असल में खरीदते हैं अमेरिका से, क्योंकि दहशतगर्दों को हमें इंडिया से जवाब मुकाबला करने के लिए अमेरिका से हथियार लेने पड़ते हैं, बाकी क्योंकि हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें एक ही दहशतगर्द का सामना है, वो इंडिया है हमारे पास। और तीसरी बात असल में ये है कि ये कह रही है जी कि मोदी दुनिया के शरीफ तरीन इंसान है, और जिसको उसके घर वाले शरीफ नहीं समझते उसके बारे में ही बातें कर रही है कोई शरीफ आदमी। और चौथी बात असल में मसला ये है, आखिरी बात, असल में इंडिया का जो मीडिया है वो इतना शैतानी फैलाता है और इतना शोर शराबा करता है, क्योंकि ये असल में इंडिया की मीडिया पर बोलती हैं। पाकिस्तान में हम लोग तो बड़े आराम से बातें करते हैं, हम गुफ्तगू करते हैं, हम मसले को हल करना चाहते हैं। इंडिया की मीडिया ने बच्चों को यरगमाल बना दिया, उनके जहनों को दहशतगर्द बना दिया, उनको फिक्री तौर पर इतना पामाल कर दिया है कि वो लड़ाई के बगैर बात कर ही नहीं सकते। और इंडिया का हर बंदा, कुछ लोग बहुत अच्छे भी हैं, मैं मानता हूँ, पहले भी मैंने कहा, लेकिन दहशतगर्दी की तरफ इतने जहनी तौर पर मायल हो चुके हैं कि वो असल में जब तक फसाद न डालें वो उसके बगैर बात ही नहीं कर सकती। उर्दू के मुहावरे कहते हैं, ये हमारे मुल्क के
पे मैं बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी आप लोगों का, आप लोग आए, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। दोबारा तो कभी बैठेंगे और ऐसे हंसेंगे, बोलेंगे और लड़ेंगे। और सुबह जाने से पहले एक चीज, आप प्लीज इंडियन मीडिया पे भी अपना फ्रेम ऐसे ही बनाया करें, लाइट कम होती है, हम आपको देख नहीं पाते, आप बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। एक बात मैं भी कहूंगा, आप माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं, लेकिन खुदा की रिस्क की बात ना किया करें कि जिससे यूं लगे कि आप दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रही हैं। सच बोलते हैं, हम लोगों को सच बोलना सिखाते हैं सबूर जी। ये सच नहीं है, ये फसाद है। सच बोलना। चलिए एक चीज और, अच्छा आप दोनों को मैं एक चैलेंज देती हूँ एज पाकिस्तानीज। आप लोगों को लगता है कि हिंदुस्तान में मुसलमान के साथ बुरा होता है? मैं एक महिला और एक सेकंड मैं एक महिला एक मुसलमान आपके डिबेट में बैठी हूँ और सारी सिचुएशन आपको बता रही हूँ। आप अपनी नेक्स्ट डिबेट में एक हिंदू पैनलिस्ट ले आइए जो पाकिस्तान की तारीफ करे और बोले कि हाँ हिंदुओं के साथ पाकिस्तान में बुरा नहीं होता है। लेट्स सी हाउ इट गोस, लेट्स सी। एक बात आपको बताऊं, ये मैं आपकी दो करेक्शन आपकी कर दूं। एक तो ये कि तबलीगी जमात किसी किस्म की एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होती, ये आप थोड़ा सा तबलीगी जमात को जरा पढ़ लें। अरे आपके सिंध में फोर्सफुल कन्वर्जन करा रहे हैं, सुन ले, गलत है पूरा ऑल ओवर इंटरनेशनल मीडिया। अरे भाई करा रहे हैं, और सारे मीडिया के अक्सर लोग जो है ना वो मुझसे आगे रिसर्च कर रहे होते हैं। मैं पाकिस्तान में जो रिलीजियस पार्टीज है ना उनके एक्सपर्ट हूँ, ये मैं क्लेम करता हूँ इस बात को। आपकी जो इंडिया अगर आप एक बात बताइए, यूरोप में बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे सबूक जी, यूरोप में बॉम्ब ब्लास्ट में जो अल-कायदा के टेररिस्ट पकड़े गए थे उनका लिंक भी तबलीगी जमात से निकला था। और हमारे देश में इन्होंने कोरोना के टाइम पे क्या किया है वो तो सबने देखा है। मेरी बात सुन लो, खुदा के लिए क्यों लड़ाई करती है मेरे साथ? मैं एक शरीफ सा आदमी, मुझसे लड़की करेंगी क्या? मैं तो वैसे ही हार जाऊंगा पहले से ही। अच्छा बात सुन, आप गलत लोगों की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपको बचाना मेरा फर्ज है। मैं आपकी इन्फॉर्मेशन ठीक कर रहा हूँ, आपकी इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको बताता हूँ, आप प्लीज गौर से सुनिए। असल में जो दहशतगर्दी में शामिल जमातें हैं वो और हैं, तबलीगी जमात असल में ये वाले काम नहीं करती। उसकी वजह बताता हूँ आपको। तबलीगी जमात के असल में टोटल 6 नंबर हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको यूनिवर्सिटी ऑफ जर्मनी में बोन में जो रिसर्च थीसिस है ना तबलीगी जमात पर, वो आपको भेज देता हूँ। एक मिनट, उसकी वजह बताता हूँ। असल में मसला है कि हम लोगों का आपस में इंटरेक्शन नहीं होता, तो हम गलत लोगों को आपस में मिक्स कर देते हैं, तो लाजमी नहीं होता। वो जो आपने कहा ना कि जो लोग जबरदस्ती मुसलमान वहां कर रहे हैं, फोर्सफुल कन्वर्शन हो रही है, वो पीर ऑफ बरचवंडी शरीफ जो है वहां पर है। वो पहले पीपल्स पार्टी में थे, आजकल वो पीटीआई में है, लेकिन पीटीआई ने भी उनको टिकट वगैरह नहीं दिया और उनको अलग कर लिए। लेकिन मैं सही बात बताऊं, मैंने 4-5 केसेस जो है वो कवर किए, इवन कि हमारी सुप्रीम कोर्ट में भी आया था।